हाँ जी, तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे। खैर, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का। अकाउंट्स अवेलेबल है कि इस प्लेटफॉर्म पर, तो जहां करते हैं आपके सिलेबस की पूरी पूरी कवरेज आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो कर चुके थे सारी की सारी पढ़ाई हम लोग। एक नया चैप्टर आज शानदार जानदार और कहीं ना कहीं क्लास 11th का एक वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर विच इज नोन एज अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट BRS, लेकिन उसको काफी ज्यादा आसान बनाने की एक भरपूर शानदार जानदार और एक कामयाब कोशिश। तो BRS को काफी ज्यादा आसानी से पढ़ेंगे हम, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे हम। एक लगभग एक कॉम्प्लिकेटेड माने जाने वाला चैप्टर और असल जिंदगी में इस्तेमाल होने वाला चैप्टर, जिसको बहुत ज्यादा आसान बना देने वाले हैं हम इन चुनिंदा लेक्चर्स में। तो बट जिसके लिए बोलना पड़ेगा आपको भी, साथ में लगाएं जयकारा, प्रेम से बोले राधे राधे। तो इसी के साथ में BRS एग्जैक्टली है क्या, क्यों बनाया जाता है BRS, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, इसका मीनिंग क्या है रिकॉन्सिलेशन का। इसके अलावा ये आज सबसे पहले BRS होती क्या है, क्यों बनाई जाती है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो बात चल रही है हमारे उस जमाने की, किस जमाने की? बैंक बैलेंस की। तो खैर जमाना कोई नहीं, जमाना आज का ही है। बात चल रही है किस चीज की? तो बात चल रही है बैंक बैलेंस की। यानी इस चैप्टर के अंदर ना तो हम कोई गुड्स की बात करेंगे और ना ही हम कैश बैलेंस की बात करेंगे, ना ही हम कैश के आने कैश के जाने की बात करेंगे। हम करेंगे तो सिर्फ बैंक की बातें, हम करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बैंक में पैसा आना और बैंक में पैसा जाने की बातें मेरे बच्चे। हम तो जो भी बातें करने वाले हैं, यहां ना कोई प्रॉफिट ना लॉस होगा, यहां सिर्फ होगा मेरा बैंक बैलेंस। हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते क्या है कि जो हमारा बैंक बैलेंस है, जो ऑब्वियसली हमारा एसेट है, तो इसका रिकॉर्ड कौन कौन मेंटेन करके चलता है। तो देखिए, एक तो रिकॉर्ड मेंटेन करके चलते हैं हम खुद मतलब हमारा अकाउंटेंट। भाई अगर मैं एक ओनर हूं, मुझे अपना ये पता करना है कि बैंक का बैलेंस कितना है, तो मैं क्या कह सकता हूं अपने अकाउंटेंट से कि प्लीज मुझे आज के वक्त में मेरे बैंक में कितना पैसा मौजूद है ये आप बता दीजिए। और वो बड़े ही आसानी से, बड़े ही आराम से कैश बुक नाम का एक डॉक्यूमेंट, जो ऑब्वियसली हमसे ने अब से पुराने वाले चैप्टर्स के अंदर बनाना सीखा भी हुआ है कि कैश बुक इज दैट बुक जिसमें कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस दोनों रिप्रेजेंटेड होते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमें कैश बैलेंस से कोई लेना देना नहीं, बैंक बैलेंस की हम बात करते हैं कि हमारा बैंक का रिकॉर्ड मेरे अकाउंटेंट के द्वारा कैश बुक में मेंटेन किया जाता है। साथ ही साथ देखो, मेरा अकाउंटेंट तो मेरी कैश बुक के अंदर ऑब्वियसली जब जब पैसा आता है डेबिट साइड में रिकॉर्ड करता है, जब जब पैसा जाता है क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करता ही है। लेकिन ये सेम चीज क्या जिस बैंक, भाई मेरा अगर कोई बैंक अकाउंट है, मेरा बैंक का बैलेंस है, तो कहीं ना कहीं होगा ना। फॉर एग्जांपल मैंने SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के अंदर खाता खुलाया हुआ है, तो क्या मेरे बैंक अकाउंट की जानकारियां कि कब कब मेरे बैंक में कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है, क्या सिर्फ मेरा अकाउंटेंट ही इस बात की जानकारी रखता है? तो ऑब्वियसली ना। साथ ही साथ ये जो मेरा बैंक है, जो SBI है, ये जो मेरा बैंक है, ये जो मेरा SBI है, ये भी तो मेरे खाते की पूरी पूरी जानकारी मेंटेन करके रखता है अपने पास सॉफ्टवेयर के अंदर। और साथ ही साथ हमें एक किताब पकड़ा देता है विच इज नॉन एज अ पासबुक। हालांकि इस पासबुक के अंदर एंट्री करते कौन है? तो एंट्री करते तो बैंक वाले ही हैं। यानी देखिए, हमारे बैंक का बैलेंस है, हमारा बैंकिंग रिकॉर्ड है, जो कहां कहां मेंटेन होता है, तो हमारा अकाउंटेंट भी उस रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। यानी इन शॉर्ट हम भी उस अकाउंट को मेंटेन करते हैं, उस रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, एज वेल एज जो बैंक वाले हैं वो भी उस रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। अगर मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली अकाउंटेंट भी उस एंट्री को करता है और बैंक वाले भी उस एंट्री को करते हैं। तभी तो हमारे पास मैसेज आ पाता है मेरे बाबू कि 1 लाख रुपीज हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, ऐसे करके कुछ बातें हैं। खैर तो मुद्दे की बात यह है कि हमारे बैंकिंग रिकॉर्ड की जो भी जानकारियां होती हैं वो 2 लोगों के पास में होती हैं। किसी भी एक मोमेंट पर अगर मैं चेक करता हूं, क्या चेक करता हूं मेरे बच्चा? तो अगर मैं चेक करता हूं, मैं अपने अकाउंटेंट से पूछता हूं कि हे अकाउंटेंट, जरा आप मुझे बताएं कैश बुक में से देख के कि आज की डेट में हमारा बैंक का बैलेंस कितना है। तो देखिए, फॉर एग्जांपल उन्होंने बताया कि आज की डेट में सर जी आपके अकाउंट के अंदर 10 लाख रुपए मौजूद हैं। तो फिर मैं तुरंत तभी की तभी क्या करूंगा, मैं बैंक वालों से भी पूछूंगा। बैंक वालों से पूछने के अलग अलग जरिए हैं। मैं पासबुक में देख सकता हूं, साथ ही साथ में ATM में जाके भी चेक कर सकता हूं, साथ ही साथ मैं बैंक में फिजिकली विजिट करके भी पता कर सकता हूं।
साथ ही साथ आजकल तो नेट बैंकिंग फैसिलिटी है, तो मैं नेट बैंकिंग से भी पता कर सकता हूं कि बैंक वालों के हिसाब से, यानी ये चीज है, ये क्या है, ये है बैंक वालों के हिसाब से मेरे बैंक का बैलेंस कितना है। अब ऑब्वियसली मेरे बैंक का बैलेंस है, अब अगर अकाउंटेंट 10 लाख बोल रहा है तो बैंक वालों को भी 10 लाख बोलना चाहिए तो सही, क्योंकि सेम अकाउंट के बारे में बातें चल रही हैं। अब अगर सेम अकाउंट की जो जानकारियां हैं वो अगर दो लोग मेंटेन कर रहे हैं तो क्या वो जानकारियां अलग अलग होनी चाहिए? ऑब्वियसली नहीं, सेम होनी चाहिए। यानी हमारे बैंक का बैलेंस मैं चाहे अकाउंटेंट से पूछूं चाहे बैंक वालों से पूछूं, सेम बैलेंस होना चाहिए। बट कुछ एक कारणों से बेसिकली होता क्या है कि इस दोनों पासबुक और कैश बुक के बैलेंसेस जो मैंने अभी तो बोले कि ये सेम होने तो चाहिए, यानी कंसेप्ट तो यही है कि ये दोनों के दोनों बैलेंस बिल्कुल सेम होने चाहिए, शुड बी सेम, बिल्कुल सेम होने चाहिए। भाई जब मेरे ही बैंक का बैलेंस की बात चल रही है, वो चाहे अकाउंटेंट मेंटेन करे चाहे बैंक वाले, तो दोनों ही जगह मेरा सेम होना चाहिए। लेकिन इन दोनों बैलेंसेस के अंदर कुछ एक डिफरेंसेस आ जाते हैं, जैसे कि कई बार मैं अपने अकाउंटेंट से पूछता हूं कि मेरे बैंक का बैलेंस कितना है, वो कहता है 10 लाख, लेकिन जब मैं बैंक में पता करता हूं तो मेरे बैंक का बैलेंस कुछ और होगा, मानो कि 12 लाख होगा या 11 लाख होगा। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि मेरा अकाउंटेंट जब एंट्री रिकॉर्ड करता है और जब बैंक वाले एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, कई बार उन दोनों ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग में टाइमिंग डिफरेंस आ जाता है। यानी अगर मैं कोई चेक इशू कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल किसी पार्टी को चेक बना के दे रहा हूं, तो भाई अकाउंटेंट भी एंट्री करेगा। मैं पेमेंट पर्पस के लिए चेक बना के दे रहा हूं तो अकाउंटेंट भी मेरे बैंक के बैलेंस को गिराएगा, और वो चेक कभी ना कभी वो जो कि है मेरे बैंक के बैलेंस को गिराएगी भी, तो पासबुक से ही पैसे कभी ना कभी डिडक्ट हो ही जाएंगे। लेकिन बात यह है कभी ना कभी क्या दोनों इवेंट सेम वक्त पे हो, तो ऐसा जरूरी तो नहीं है मेरे बच्चा, ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कभी किसी पार्टी को अगर 10 जनवरी को चेक बना के दे रहा हूं तो अकाउंटेंट तो उसी वक्त 10 जनवरी को एंट्री कर लेता है, लेकिन वो पार्टी तो उस चेक को अपने घर में ले जाएगी और क्या पता अगले 10 दिन तक या हो सकता है अगले 20 दिन तक उस चेक को अपने घर पर ही रखे या अपने बिजनेस प्रमाइसेस में रखे, यानी वो उस चेक को जमा ना कराए बैंक के अंदर। तो ऐसे सिचुएशन में ऑब्वियसली बैंक वालों को तो पता ही नहीं लगेगा, यानी बैंक वाले तो कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। बट क्या अकाउंटेंट एंट्री पास कर चुका होगा? तो यस, अकाउंटेंट तो एंट्री पास कर चुका होगा। तो ध्यान रखिएगा यहां कुछ एक कारण बन जाते हैं डिफरेंसेस के, और मान के चलिए इस चैप्टर के अंदर आपको वही रीजंस ऑफ डिफरेंस पढ़ने हैं जिन रीजन से ये बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक में अंतर आ जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको कंसेप्ट समझना है कि बीआरएस है क्या चीज। तो बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो कि दो चीजों को रिकंसाइल करती है, मिलाप करती है। कौन सी दो चीजों का? तो बैलेंस एज पर कैश बुक जो हमारा अकाउंटेंट मेंटेन करता है, बैलेंस एज पर पासबुक जो बैंक वाले मेंटेन करके चलते हैं। तो इन चीजों के बीच में मिलाप करने का काम करती है हमारी बीआरएस। कैसे क्वेश्चन होते हैं, कैसे दिखते हैं, तो वो अभी बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आपको कुछ एक थोड़े बहुत तो जरूर क्या रीजंस ऑफ डिफरेंस पढ़ने हैं जी। रीजंस ऑफ डिफरेंस कि किन किन कारण से ऐसा हो जाता है। अब जैसे कि उनमें से एक फॉरमोस्ट सबसे ज्यादा जो फेमस कारण है उसी को सबसे पहले मैं यहां पर लिख देता हूं। क्या है जी सबसे ज्यादा फेमस कारण? तो कई बार हम चेक इश्यू कर देते हैं। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चेक इश्यू करने का मतलब क्या होता है। सर जी चेक इश्यू करने का मतलब क्या होता है? तो चेक इश्यू करने का मतलब किसी पार्टी को पेमेंट पर्पस के लिए, जैसे होता है ना आप किसी क्रेडिटर को पेमेंट करना चाहते हैं, तो किसी पार्टी को पेमेंट पर्पस के लिए आपने चेक इशू कर दिया, यानी कि चेक बुक से चेक बना के उस सामने वाली पार्टी के नाम पर और आपने चेक बना के दे दिया। तो चेक इशू करने का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा, जरूर अच्छे से आपको याद रहना चाहिए ये बात। तो चेक इशू करने का मतलब पेमेंट पर्पस के लिए किसी को चेक देना। तो चेक इशू तो आपने कर दिया, और देखिए जैसे ही आप चेक इशू करते हैं तो होता क्या है, आप ऑन द स्पॉट तभी के तभी आप अपने अकाउंटेंट को बोलते हैं कि हे अकाउंटेंट हे अकाउंटेंट मैंने चेक बना के दे दिया है सामने वाली पार्टी को, तो आप एंट्री रिकॉर्ड कर लीजिए। और वो तभी के तभी कैश बुक में से बैलेंस को डिडक्ट कर देता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि भाई चेक इशू करने के बाद होगा क्या? मैंने किसी पार्टी को चेक बना के दे दिया है, उसके बाद वो पार्टी बैंक में जाएगी, उस चेक को ले जाके जमा करा देगी। और अगर उसने जमा करा दिया तो ठीक है, मेरे बैंक से भी पैसे कट जाएंगे, तो बात खत्म। तो एक तरफ से मैंने चेक इशू किया, मैंने कैश बुक में से पैसा काटा। दूसरी तरफ अगर उसने चेक प्रेजेंट कर दिया, तो पासबुक से पैसे डिडक्ट हो गए। लेकिन अगर चेक प्रेजेंट नहीं किया, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट,
क्या पता उसने अभी तक ना प्रेजेंट किया हो, क्योंकि आमतौर पर तो भाई चेक को जमा कराने का जो वक्त होता है वो तो 3 महीने का होता है। यानी आज की डेट में अगर मैं 10 जनवरी को अगर सपोज करो चेक बना के दे रहा हूं, तो सामने वाली पार्टी के पास तो पूरे 3 महीने मौजूद हैं। 10 जनवरी के बाद 10 फरवरी, 10 मार्च, 10 अप्रैल, तो आमतौर पे मिनिमम टू मिनिमम 10 अप्रैल तक का तो वक्त है कि वो 10 अप्रैल से पहले जा सकते हैं बैंक के अंदर। अब उसकी बीच में अगर कभी हम देखें कि हाँ भाई कैश बुक पासबुक का क्या बैलेंस सेम आ रहा है, तो ऑब्वियसली इस कारण से आपका बैलेंस में बदलाव आ जाएगा। चेक इश्यू तो हमने कर दिया, यानी कैश बुक से तो पैसा डिडक्ट हमने कर दिया, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन अभी तक वो चेक पेमेंट पर्पस के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ है। इसी ही कारण से क्या अभी तक पासबुक में कोई एंट्री हुई है, तो पासबुक में अभी तक कोई एंट्री नहीं हुई है। ठीक है जी, नहीं हुई है। अरे चौबे जी आप कहां से गए? है तो पासबुक में अभी तक कोई भी एंट्री नहीं हुई है। तो ये जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, क्या चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बहुत अच्छे से आपको अपने माइंड में रखना है कि जैसे हम चेक इशू करते हैं हम कैश बुक में से बैलेंस को डिडक्ट कर देते हैं, कैश बुक से बैलेंस को कम कर देते हैं, जबकि पासबुक मेरी वहीं की वहीं रह जाती है। इसके अलावा ऐसे ही मेरा दूसरा पॉइंट कि कई बार हम कुछ चेक ऐसे होते हैं जो हमें कस्टमर से मिलते हैं, कुछ चेक ऐसे होते हैं जो हमें कस्टमर से मिलते हैं, ऐसे चेक जो हमें रिसीव हुए हैं किसी कस्टमर से और उनको मैंने बैंक में जमा करा दिया। तो ये तो कौन से वाले चेक की बात चल रही है मेरे बाबू? तो ये उन चेक की बात चल रही है जो मुझे रिसीव हुए हैं, रिसीव फ्रॉम कस्टमर, रिसीव फ्रॉम कस्टमर। देखो जो पेमेंट पर्पस के लिए मैं क्रेडिटर को देता हूं वो होते हैं चेक इश्यूड, वो होते हैं चेक इश्यूड, और जो मैं कस्टमर से रिसीव करता हूं उन्हें कहता हूं मैं चेक डिपॉजिटेड, यानी कि मैंने चेक को बैंक में जमा करा दिया है। जो चेक मैं इश्यू करता हूं उनसे मेरी कैश बुक का बैलेंस कम होता है, लेकिन अगर इन चेक को मैं अपने बैंक में जमा कराऊंगा तब तो मैं ये उम्मीद करता हूं कैश बुक के बैलेंस को बढ़ा दिया होगा, क्योंकि हमने बेसिकली ये चेक जमा कराए हैं, और चेक जब जब हम जमा कराते हैं अपने बैंक के अंदर तो हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ता ही है, इंक्रीज ही होता है। तो अकॉर्डिंगली जैसे ही हमने चेक जमा कराए होंगे तो अपने कैश का बैलेंस बढ़ा दिया होगा। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो वो ऑन द स्पॉट चेक क्लियर हो चुके हों, अगर क्लियर हो चुके होंगे तो ऑब्वियसली बैंक में भी पैसा आया होगा, पासबुक भी आपकी बढ़ गई होगी, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन दिक्कत किस चीज में है कि हमने चेक जमा तो कराया है बट किसी कारणवश, किसी कारण से वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हो पाए हैं, बैंक की प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंगली हमारे बैंक में पैसा नहीं आया है। ऐसा नहीं है असल जिंदगी में कि आप जिस तारीख को, जिस डेट को बैंक में चेक जमा कराते हैं तो ऑन द स्पॉट आपके बैंक में पैसा आ जाता है, ऐसा नहीं है। आमतौर पर अगर आप 10 तारीख को चेक जमा करा रहे हो तो ऑन द स्पॉट पैसा नहीं आएगा, चेक को क्लियर होकर आपके अकाउंट में पैसा आने में लगभग 2 से 3 दिन का मिनिमम वक्त लग ही जाता है आमतौर पर। अब इसी ही बीच में अगर हम देख रहे होंगे कि हाँ भाई बताओ कि क्या कैश बुक और पासबुक यानी बैंक के हिसाब से और हमारे अकाउंटेंट साहब के हिसाब से क्या बैलेंस बराबर है, तो ऑब्वियसली बैलेंस बराबर नहीं रहेगा, क्योंकि चेक जमा कराया जा चुका होगा, कैश बुक तो अकाउंटेंट साहब ने बढ़ा दी होगी, लेकिन वो चेक क्लियर ना होने के कारण से पासबुक वहीं की वहीं अटक गई होगी, पासबुक के अंदर कोई भी बदलाव नहीं आया होगा। देखिए ध्यान रखिएगा, बीआरएस टॉपिक को बड़े आराम से आप कर जाएंगे अगर आप इन रीजन को अंडरस्टैंड कर जाएंगे। जैसे कि चेक इशूड का मतलब है किसी को पेमेंट पर्पस के लिए चेक देना, तो कैश बुक तुरंत डाउन हो जाती है, लेकिन वो चेक अगर सामने वाली पार्टी ने प्रेजेंट नहीं किया तो पासबुक वहीं की वहीं अटक गई, तो आपका डिफरेंस आ जाता है। अगर चेक प्रेजेंट हो जाते हैं तो उन चेक को हम बीआरएस में डील नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। आपको बीआरएस के अंदर किन चेक से लेना देना है, तो जो चेक आपने इशू तो किए बट प्रेजेंट नहीं हो पाए, जो चेक आपने जमा तो कराए बट क्लियर नहीं हो पाए, क्योंकि अगर आपने इशू तो किए और वो प्रेजेंट हो गए तो बहुत अच्छी बात है, कैश बुक से भी पैसा डिडक्ट होगा और पासबुक से भी, तो बीआरएस में कोई कारण नहीं बनेगा, डिफरेंस का कोई कारण नहीं बनेगा। ऐसी कुछ एक और भी ट्रांजैक्शन आ जाती हैं जिनकी वजह से ये कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में अंतर आ जाते हैं, जैसे कि बैंक वालों ने बैंक चार्जेस ले लिए, बैंक वालों ने बैंक चार्जेस ले लिए। अब देखो ये जो शुरुआत के 2 पॉइंट हैं, इन 2 पॉइंट को तो हम इस तरह से इंटरप्रेटेट कर रहे थे, कैसे कि कैश बुक में या तो माइनस हुआ या प्लस हुआ और पासबुक में कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, कि हमने चेक इशू किया तो हमने कैश बुक में एंट्री कर ली लेकिन पासबुक में एंट्री नहीं हुई, चेक डिपॉजिट कराया तो कैश बुक के अंदर तो बैलेंस बढ़ा दिया लेकिन पासबुक में एंट्री नहीं हुई। लेकिन ये जो बाद वाले पॉइंट हैं, अब ये जो ये नेक्स्ट 3 पॉइंट में डिस्कस करने वाला हूं, ये थोड़े से अलग पैटर्न पे चलेंगे। लाइक बैंक ने बैंक चार्जेस ले लिए, भाई वो आपको अकाउंट ओपन करके देते हैं, आपको काफी सारी फैसिलिटी देते हैं, तो इसके बदले में वो क्या करते हैं, वो आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लेते हैं काफी बार। तो कुल मिला के यहां पर हम बोलेंगे कि पासबुक से
पासबुक से यानी कि सीधा बैंक वालों ने आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लिए, तो पासबुक से पैसा डिडक्ट हो चुका है और इस बार कैश बुक आपकी स्टिल वहीं की वहीं अटक के रह गई है। तो इस बार पासबुक से पैसा डिडक्ट हुआ, कैश बुक वहीं की वहीं अटक के रह गई है, तो अगेन आपके डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएंगे। और ऐसे ही कई बार बैंक वाले जो कि हैं वो आपको इंटरेस्ट दे देते हैं। भाई आपका बैंक के अंदर पैसा रखा हुआ है तो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, तो बेसिकली अगर बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया तो ऐसे सिचुएशन में पासबुक के अंदर बैंक के हिसाब से आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन किसी कारणवश आपको इस बारे में जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से आपने कैश बुक में कोई एंट्री की ही नहीं। ये डॉट लगाने का मतलब है कोई एंट्री ना करना। तो जरा आराम से, भाई इंटरेस्ट आपको मिला, पासबुक में बैलेंस इंक्रीज हुआ क्योंकि आपको इंटरेस्ट मिला, लेकिन कैश बुक वहीं की वहीं है क्योंकि अकाउंटेंट इस बारे में अवगत नहीं है, उसे इस बात की जानकारी नहीं है, पता ही नहीं है। हां अगर पता होता तो पासबुक में तो पैसा आ ही चुका है, अकाउंटेंट कैश बुक में भी एंट्री कर लेता और रीजन ऑफ डिफरेंस वो ना बनता। लेकिन यहां हम जब बीआरएस चैप्टर के अंदर डील करेंगे तो हम यही मान के चलते हैं सभी पॉइंट्स के अंदर कि इंटरेस्ट मिला तो है, पासबुक भरी तो है, लेकिन अकाउंटेंट को इस बारे में जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से कैश बुक वहीं की वहीं रह गई है आपकी। और कई बार ये स्पेसिफिक पॉइंट भी आ जाता है, कौन सा स्पेसिफिक पॉइंट, कि डायरेक्टली डिपॉजिटेड एनी अमाउंट बाय ए कस्टमर, यानी किसी कस्टमर ने, कस्टमर कौन होता है, जो आपको पैसा देने वाला होता है। अब क्या उसने आपको पैसे दिए, बिल्कुल पैसे दिए, और उसने क्या किया, उसने सीधा आपके अकाउंट में जाकर पैसा जमा करा दिया। तो किसी कस्टमर ने डायरेक्टली आपके अकाउंट में जाकर पैसा जमा करा दिया और आपको इस बारे में जानकारी नहीं है, तो अगेन हम यही कहेंगे कि उसने पैसा जमा कराया तो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। आपको इस बात के बारे में जानकारी नहीं तो कैश बुक आपकी वहीं की वहीं स्टिल रह गई। देखिए बीआरएस के क्वेश्चन बहुत अच्छे से करेंगे आप, बड़े ही शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से, बहुत आसानी से करेंगे आप, अगर आपको इन डिफरेंसेस की जानकारी हो कि ये ऑपरेट कैसे करते हैं। कि चेक इशूड और डिपॉजिटेड, ये जो दो स्पेसिफिक शुरुआती पॉइंट थे, इनका इंपैक्ट इनिशियली आपकी कैश बुक में पड़ता है, लेटर ऑन हम पासबुक में मान के चलते हैं कि कोई एंट्री नहीं हुई। आपको कंसेप्चुअली इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि चेक इश्यू करने का मतलब है कैश बुक से पैसे का जाना, और चेक डिपॉजिटेड करने का मतलब है कैश बुक में पैसे का आना। तो इस बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट और इस तरह की ट्रांजैक्शन का आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि ये सभी तरह की ट्रांजैक्शन आपके पासबुक को इंपैक्ट करती हैं। बैंक वाले डायरेक्टली आपके अकाउंट से या तो पैसा डिडक्ट करते हैं चार्जेस के नाम का, या इंटरेस्ट के नाम का आपके अकाउंट में पैसा डाल देते हैं, जिसकी वजह से सीधा आपके पासबुक में पैसा या तो कम होता है या बढ़ता है। अकाउंटेंट को इस बात की जानकारी नहीं होती, इसी वजह से कैश बुक में हमने तीनों सिचुएशन में डॉट लगाया, यानी अकाउंटेंट ने कोई एंट्री नहीं की। तो अगर आपको रीजन की अंडरस्टैंडिंग होगी तो मान के चलिए क्वेश्चन तो हम काफी आसानी से कर लेंगे। और आज की इसी अभी एक क्लास के अंदर एक क्वेश्चन हम लोग करके भी देखेंगे जो बड़े आराम से समझ में ना आया तो कहना, बशर्ते प्रोवाइडेड, उसके लिए पहले आपको ये 5 के 5 कारण अच्छे तरीके से माइंड के अंदर अंडरस्टैंड होने चाहिए, याद नहीं होने चाहिए। याद तो एक सिंगल चीज नहीं करेंगे हम, एक एक चीज समझ के चलेंगे, एक एक चीज अंदर आत्मा तक बसा के चलेंगे। तो साथ साथ जुड़े रहिए, साथ साथ लगे रहिए, देखते रहिए। तो समझ में ना आए तो कहना। तो चलिए खैर, प्रेम से बोले अगेन राधे राधे। आओ जरा करते हैं आगे फर्दर शुरुआत। सबसे पहले हम लोगों ने बीआरएस का मतलब थोड़ा सा जाना, देन रीजन ऑफ डिफरेंसेस की आखिर कारण क्या क्या बन जाते हैं आमतौर पे कैश बुक पासबुक के बैलेंसेस में, कारण क्या क्या होते हैं, तो ये सब कुछ देखा। अब इसके अलावा एक और अनदर कंसेप्ट हमें पढ़ना है क्या, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। इसी ही कंसेप्ट के बेसिस पे मैं पीछे भी कुछ एक एडिशनल बातें कोट करने वाला हूं। क्या, जरा सुन लेते हैं। क्या हमने आज से पहले अपनी अकाउंटिंग के अनुसार चीजें कैसे चलती हैं, अपनी कैश बुक के अनुसार चीजें कैसे चलती हैं, क्या ये पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है मेरे बाबू? तो बिल्कुल मैंने पढ़ा हुआ है। कैश बुक जो कि हमारी अकाउंटिंग बुक है, कैश बुक जो कि हमारा अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट है, तो क्या हमने इसके अकॉर्डिंगली चीजों को पढ़ा हुआ है? तो बेशक पढ़ा हुआ है सर जी, बिल्कुल पढ़ा हुआ है। तो देखो, एक चीज होती है पैसे का जाना, एक चीज होती है पैसे का जाना। जब जब पैसा जाता है तो बताओ बैंक अकाउंट क्या होता है? सर जी क्रेडिट होता है। बड़े आराम से हम लोग जानते हैं ये बात। क्या होता है? क्रेडिट होता है। और क्रेडिट होने का कारण, अगर मैं कारण की भी बात करूं तो बड़ा आसान है। क्रेडिट होने का कारण है कि बैंक हमारा एक एसेट है और वो बैंक का बैलेंस मेरा जैसे ही पैसा जाता है तो कम हो जाता है सर जी, इसलिए वो बेसिकली क्रेडिट कर दिया जाता है। इसके अलावा
भाई पैसा जाता है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है, पैसा जाता है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है। और ये कैश बुक चैप्टर में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि पैसा आएगा तो डेबिट साइड में, जाएगा तो क्रेडिट साइड में। तो पैसा जाएगा, आउटफ्लो होगा तो क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, कैश बुक में क्रेडिट बोलोगे आप। लेकिन अगर पैसा आएगा, पैसा आएगा, आने वाला तो आएगा ही। अगर इनफ्लो होगा, पैसा आ रहा है, तब क्या किया जाएगा मेरे बच्चा? तो जरा आराम से, तब उस सिचुएशन में कैश बुक के अंदर डेबिट किया जाएगा। सर जी हमें मालूम है ये बात। तो देखो ये वाली बात आपके लिए नई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो अगली बात है वो हमारे लिए नई है। हालांकि 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 आमतौर पर क्या हम ये बात जानते हैं या नहीं? तो बेशक हम जानते हैं। क्या 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 कि भाई हमने तो ये पढ़ा अकाउंटिंग के अंदर कि पैसा आता है, पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट होना चाहिए। हमने तो ये पढ़ा कि पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट होना चाहिए, कैश बुक की डेबिट में एंट्री होनी चाहिए। लेकिन असल जिंदगी में तो जब पैसा आता है तो डैश अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, इस तरह के कुछ दिखने वाले मैसेजेस हमें आमतौर पर आते हैं। कैसे मैसेज आते हैं? कि डैश अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। और जबकि हम अकाउंटिंग में करते हैं डेबिट और मैसेज आता है क्रेडिट का, तो चक्कर क्या है ये आखिर? क्या चक्कर है ये आखिर? क्या हम पढ़ाई गलत पढ़ रहे हैं या बैंक वाले गलत मैसेज भेज रहे हैं? तो जवाब है हम भी पढ़ाई सही पढ़ रहे हैं, बैंक वाले भी सही मैसेज कर रहे हैं। बेसिकली चीजों को समझना जरूरी है। तो आओ जरा चीजों को समझते हैं। तो देखिए बैंक वाले तो जो भी हमें मैसेज भेजते हैं, बैंक वाले सर जी, बैंक वाले तो जो भी हमें मैसेज भेजेंगे वो हमारे हिसाब से नहीं बल्कि अपने हिसाब से भेजेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? जरा आराम से समझ। बैंक जो कि हमारा तो नेचर वाइज क्या है? नेचर वाइज हमारा ये एसेट कहलाता है। और ये बात क्या मेरी बोलने लायक है कि हाँ बैंक हमारा एसेट होता है? तो बैंक तो हमारा तो एसेट कहलाता है। अब एसेट बढ़ता है तो क्या होता है? एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। सही बात है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। लेकिन ये जो बैंक बैलेंस है, जो हमारा तो एसेट है लेकिन वो बैंक वालों की लायबिलिटी कहलाता है। जो हमारा बैंक का बैलेंस है वो हमारा तो एसेट है। हमारे अकाउंट में अगर 50,000 रुपए हैं तो आई हैव अ राइट टू विड्रॉल 50,000 रुपीज। ये मेरा बेनिफिट है, मेरा फायदा है। बट बैंक वालों को तो पे करने पड़ेंगे 50,000 रुपए, तो उनके लिए तो ये लायबिलिटी है मेरे बाबू। अगर मेरे बैंक के अंदर 10 लाख रुपए हैं तो उनके ऊपर लायबिलिटी है 10 लाख रुपए की, कि कभी भी मैं आ सकता हूं और अपने 10 लाख रुपए मांग सकता हूं। तो उनके ऊपर तो एक लायबिलिटी की तरह वर्क करता है। तो एक लाइन में बात खत्म हो जाती है इस चीज के कारण के लिए कि मेरा बैंक मेरा तो एसेट है, तो उसके लिए मैं तो एसेट वाले रूल एप्लीकेबल करूंगा। लेकिन बैंक वाले तो उसके ऊपर एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी की तरह रूल एप्लीकेबल करते हैं। और बताओ 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 लायबिलिटी के लिए क्या रूल बनेगा? है लायबिलिटी के लिए क्या रूल बनेगा? भाई पैसा आने पर, जब जब मेरे अकाउंट में पैसा आएगा, जब जब मेरे अकाउंट में कोई भी इनफ्लो होगा, तो उनके लिए, भाई हमारे लिए तो एसेट बढ़ता है तो हम तो डेबिट करेंगे ही करेंगे। लेकिन उनके लिए तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी। अब लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो बताओ मेरे बच्चा, क्रेडिट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्रेडिट ही तो करेंगे। यही कारण है कि जब जब हमारे अकाउंट में पैसा आता है तो बैंक वाले हमें क्रेडिट का मैसेज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी तो लायबिलिटी बढ़ती है और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट ही होता है। ये बात हम अच्छे से जानते हैं। और जब जब पैसा जाएगा तो हमारा तो एसेट कम होता है, इसलिए हम क्रेडिट करते हैं। लेकिन बैंक वाले क्रेडिट का नहीं बल्कि डेबिट का मैसेज भेजते हैं। तो डेबिट का मैसेज वो क्यों भेजते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली लायबिलिटी तो आपकी कम हो रही है उन लोगों की, है ना, हमारी नहीं, उन लोगों की। क्योंकि वो लोग जो मैसेज भेजते हैं वो हमें लायबिलिटी के हिसाब से भेजते हैं, और हम लोग जो अपनी अकाउंटिंग में पढ़ते हैं, जो अपनी पढ़ाई में पढ़ते हैं, वो एज अ बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, और बिजनेसमैन के हिसाब से तो वो एसेट है। इन शॉर्ट कहने का क्या मतलब है? इस सारी की सारी चर्चाओं से मेरा मतलब क्या है? तो जरा आराम से, अगर कभी भी कुछ भी लिखा होगा कि डैश अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड इन योर पासबुक, तो पासबुक में क्रेडिट का मतलब पैसे का आना होता है, पासबुक में डेबिट का मतलब पैसे का जाना होता है, आउटफ्लो होता है। जबकि कैश बुक के रूल्स तो आप ऑलरेडी जानते हो कि अगर कैश बुक में डेबिट है तो वो पैसे का आना है, और कैश बुक में क्रेडिट है वो पैसे का जाना है। यानी इन शॉर्ट कहने का, दोबारा से समराइज्ड वे में अगर अलग तरीके से बोलूं तो पैसे का आना कैश बुक में डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है, बट पासबुक में तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। अपोजिट रूल चलने वाले हैं, और अपोजिट होने का कारण भी मैं एक्सप्लेन कर चुका कि हमारा बैंक अकाउंट हमारा तो एसेट है बट बैंक वालों के लिए तो लायबिलिटी है, तो इसलिए रूल हमारे पलट जाते हैं। तो कभी भी पैसा आएगा तो हम तो डेबिट करते हैं बट बैंक वाले क्रेडिट करते हैं। अगर पैसा जाएगा तो हम तो क्रेडिट करते हैं लेकिन बैंक वाले तो डेबिट करेंगे, क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस, हमारा बैंक अकाउंट, हमारा तो एसेट है बट बैंक वालों को लायबिलिटी। तो यही कारण है कि रूल्स हमारे पलट जाते हैं पूरी तरीके से। चलिए खैर, तो इसी हिसाब से अगर मैं पीछे यहां पर कुछ लिखना चाहूं, क्या लिखना चाहूं कि बैंक चार्जेस क्या 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 बताओ, क्या बैंक चार्जेस डेबिट या क्रेडिट है? डेबिट या क्रेडिट? कि बैंक चार्जेस पासबुक में क्या हुए हैं, डेबिट या क्रेडिट। और इंटरेस्ट के बारे में क्या लिखूं
कि भाई इंटरेस्ट पासबुक में क्या हुआ है, डेबिट या क्रेडिट। तो देखो बैंक चार्जेस का मतलब होता है पैसे का जाना, और पैसे का जाने को बैंक वाले तो क्या बोलते हैं, डेबिट पुकारते हैं। तो यही कारण है कि यहां पर अगर कुछ लिखा जाएगा तो वो लिखा जाएगा डेबिट, वो सॉरी यहां पर बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस के केस में लिखा जाएगा यहां पर डेबिट। और अगर इंटरेस्ट के केस में बात करें तो क्रेडिट का मतलब होता है पैसे का आना, तो यहां पर लिखा जाएगा क्रेडिटेड। तो ऐसे करके बातें हैं हमारी। तो पासबुक के अंदर जब कहीं भी बातें करेंगे हम, पासबुक के अंदर बातें करेंगे तो क्रेडिट का मतलब पैसे का आना और डेबिट का मतलब पैसे का जाना होने वाला है। तो ये वाले कंसेप्ट भी हमें अच्छे से पकड़ के रखने हैं। और फाइनली आ जाते हैं अब अपने क्वेश्चन की ओर। तो जरा आराम से, क्वेश्चन कितने तरह के होते हैं आपके, तो ध्यान रखिएगा मेरे बाबू, मेरे बच्चा, मेरे सोना बाबू, क्या कि दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं आपके। यहां बीआरएस के दुनिया में, यहां बीआरएस के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके दो तरीके के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। कैसे होते हैं दो तरीके के, जरा सुन लेते हैं। एक वो क्वेश्चन होंगे जहां पर शुरुआत में आपको बैलेंस दिया होगा, किसका दिया होगा, कैश बुक का बैलेंस दिया होगा। तो बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ होगा, इनिशियल पॉइंट इज अ कैश बुक बैलेंस। और आपको काफी सारे रीजंस दिए होंगे कि हाँ भाई चेक आपने इशू किया बट प्रेजेंट नहीं हुआ और बैंक चार्जेस कट गए, इंटरेस्ट लग गई। तो उन रीजंस को आपको या तो प्लस करना पड़ता है या माइनस करना पड़ता है। और फाइनली आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं भाई, अगर कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है तो आप फाइनली आइडेंटिफाई कर लेते हैं पासबुक का बैलेंस। और एक दूसरे तरह के क्वेश्चन जहां पर इनिशियली कैश बुक का नहीं बल्कि पासबुक का क्वेश्चन गिवन होगा, यानी कैश बुक का नहीं बल्कि पासबुक का क्वेश्चन गिवन होगा, यानी कि पासबुक का बैलेंस शुरुआत में गिवन होगा। और काफी सारे रीजंस लिखे होंगे, ये रीजन वो रीजन, यानी कि भाई चेक इशू किया प्रेजेंट नहीं हुआ, बैंक वालों ने इंटरेस्ट दिया बट हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, या फलाना ढिमकाना कुछ भी कारण होंगे। उन सबको आप या तो ऐड करोगे या लेस करोगे। अब ऐड या लेस कैसे करेंगे तो वो तो सोचेंगे, हम अभी सोच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनली वहां पर आंसर के तौर पर आप क्या निकालोगे, कैश बुक। अब देखो भाई बीआरएस जैसे ही हम बनाना शुरू करते हैं, बीआरएस जैसे ही हम बनाना शुरू करते हैं तो हमेशा डिफरेंस क्रिएट होते हैं। तो डिफरेंस जैसे क्रिएट होते हैं तो आपको चीजों को बराबर करना पड़ता है। चीजों को बराबर करने के लिए आप किसी ना किसी चीज में बदलाव करते हो। तो बदलाव किस में करते हो आप, जिस चीज से क्वेश्चन शुरू हुआ है। भाई अगर शुरुआती इनपुट पॉइंट कैश बुक है तो आप जो भी नेसेसरी चेंजेस करेंगे वो कैश बुक में करेंगे। अब ये चेंजेस का मतलब क्या हुआ, तो नेक्स्ट पेज पे ही क्वेश्चन बनाया हुआ है हम लोगों ने, क्वेश्चन इससे करेंगे हम, तो इससे बातें और अच्छे से पकड़ में आ जाएंगी कि बदलाव का क्या मतलब हो। बट इनिशियली आपको ये बीआरएस का क्वेश्चन करते वक्त ये ध्यान रखना है कि ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट इज अ कैश बुक और स्टार्टिंग पॉइंट इज अ पासबुक। इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज अ कैश बुक देन वी विल चेंज इनटू द कैश बुक। और इफ अगर स्टार्टिंग पॉइंट आपका पासबुक है तो जो भी हमने सारी चेंजेस करेंगे इन ऑर्डर टू इक्वलाइज, तो हम करने वाले हैं जो भी चेंजेस करेंगे वो पासबुक में करेंगे, अगर वो टाइप 2 का क्वेश्चन हुआ। तो देखो आमतौर पर सबसे पहले तो हम क्वेश्चन के अंदर यही आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो आपकी किस कैटेगरी का है, टाइप 1 कैटेगरी का है या टाइप 2 कैटेगरी का है। अब जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो शुरुआत में आपको डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है। अब शुरुआत में डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है तो बताओ मेरे बाबू कौन सा क्वेश्चन है ये, तो क्या ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, नहीं। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है तो कैश बुक का बैलेंस गिवन है, तो हम जो भी बदलाव करने वाले हैं वो कैश बुक के अकॉर्डिंगली करने वाले हैं मेरे बच्चा। तो ऐसे करके बातें हैं। तो जरा आराम से सबसे पहले तो बीआरएस के अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं कि फॉर्मेट कैसा होता है, तो आओ जरा सबसे पहले तो फॉर्मेट देख लेते हैं। तो जर्नल के जैसा दिखने वाला जो इसका फॉर्मेट है वो कुछ जर्नल के जैसा होता है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है जी, ऑब्वियसली अकाउंट्स में कोई भी काम करते वक्त सबसे टॉप पे आपको हेडिंग तो डालनी ही होती है। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, ठीक है, पर्टिकुलर्स। और डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट नहीं आता है यहां पर, आपको हर एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में या तो प्लस करना होगा या माइनस करना होता है। इतनी डिसीजन मेकिंग आपको लेनी पड़ती है। जरा आराम से सबसे पहले पहला सीरियल नंबर आप डाल देंगे। ठीक है जी, क्या दिया हुआ है सबसे पहला सीरियल नंबर कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो आपको बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, बैलेंस एज पर कैश बुक जो लिखी है ट्रांजैक्शन वही लिखनी है आपको। तो बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, कितना है 30,000। अब कई बार नेगेटिव बैलेंस भी दिया होगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी दिया होगा, बाकी फिलहाल तो क्वेश्चन में नहीं है। जिस दिन ओवरड्राफ्ट बैलेंस मिलेगा उस दिन नेगेटिव साइड में लिखेंगे, फिलहाल तो पॉजिटिव में ही लिखेंगे हम 30,000 रुपए। इसके अलावा हाँ जी, तो जरा आराम से अब सेकंड पॉइंट, सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट इन सबका ट्रीटमेंट करते जाएंगे। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट
और बस फाइनली अपना आंसर निकाल देंगे। क्या टाइप 1 क्वेश्चन में क्या कहा था हमने कि अगर कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो फाइनल आंसर विल बी बैलेंस एज पर पासबुक। अगर टाइप 2 का क्वेश्चन हुआ, पासबुक का बैलेंस गिवन हुआ, तो हम कैश बुक का बैलेंस निकालेंगे। तो फिलहाल तो क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो फाइनल आंसर के तौर पर हम पासबुक का बैलेंस निकालने वाले हैं। अब देखो करना क्या है, आपको हर एक ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रीड करना है, देन उसके बाद में आपको उसका इंपैक्ट इमेजिन करना है कि हाँ भाई अगर हमने चेक इशू किया है तो कैश बुक कम हो गई होगी, या अगर हमने चेक जमा कराया है तो कैश बुक बढ़ गई होगी। ऐसे करके ये जो शुरुआत के 2 पॉइंट है हमारी कैश बुक पे इंपैक्ट डालते हैं और ये बाद वाले पॉइंट हमारी पासबुक पे इंपैक्ट डालते हैं। तो जरा आराम से, हमारा जो सबसे पहला पॉइंट गिवन है वो, यानी पहला तो हमने कर ही दिया है ये वाला पॉइंट, तो चेक डिपॉजिटेड, चेक आपने जमा कराया है बट वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हो पाए हैं। तो बताओ 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 मेरे बाबू क्या होने वाला है। यहां पर हमने पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा तो वीडियो को रिवाइंड कर कर, या चलो मैं ही दिखा देता हूं क्या दिक्कत की बात है। चेक जैसे ही हम जमा कराते हैं तो हम अकाउंटेंट को बोलते हैं कि हे अकाउंटेंट हम चेक जमा कराने जा रहे हैं तो आप प्लीज कैश बुक में एंट्री कर दीजिए। तो वो कैश बुक में एंट्री कर देता है, बैलेंस को बढ़ाने वाली एंट्री, क्योंकि चेक जमा कराने का मतलब होता है जो चेक आपको कस्टमर से मिले हैं वो आपने बैंक में जमा कराए तो कैश बुक आपकी राइज हो गई होगी। पासबुक वहीं की वहीं है, पासबुक वहीं की वहीं क्यों है, क्योंकि ये चेक अभी तक क्लियर नहीं हो पाए हैं। तो सिचुएशन क्या है, सिचुएशन बड़ी आसान सी, बड़ी छोटी सी, बड़ी प्यारी सी सिचुएशन है। कैसी है कि चेक आपने जमा कराए तो दिस इज अ कैश बुक, दिस इज अ व्हाट, दिस इज अ कैश बुक एंड दिस इज अ पासबुक। तो दिस इज अ कैश बुक, दिस इज अ पासबुक, और जैसे ही आपने चेक को जमा कराया तो आपने कैश बुक को राइज कर दिया था, कैश बुक को राइज कर दिया था, बट किन्हीं कारणों से वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हो पाए। देखो सिचुएशन इज दिस कि आपने चेक जमा कराया तो आपने कैश बुक को राइज कर दिया। अब कैश बुक को राइज करने के बाद आपको वापस से इन दोनों को बराबर करना है, क्योंकि भाई डिफरेंस आपको नजर आ ही रहा है फिलहाल के लिए, ये ऊपर है और ये नीचे है, तो आपको इन दोनों को बराबर करना है। इन दोनों को बराबर करने के 2 तरीके हैं, या तो मैं ये जो ये चीज है इसको ऊपर ले आऊं, इसको ऊपर ले आऊं, बट मैं इसको ऊपर नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि हमारा जो शुरुआती पॉइंट है क्वेश्चन के अंदर वो क्या है, वो कैश बुक है, और हमने कहा था कि टाइप 1 क्वेश्चन जहां कैश बुक इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, तो बराबर करने के लिए आप कैश बुक में ही चेंजेस करोगे। इन शॉर्ट इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आप बराबर करने के लिए जो भी चेंजेस करोगे वो कैश बुक में ही करने वाले हो। तो अब आप इसको ऊपर नहीं कर सकते हो, आपको ना चाहते हुए भी इसी को ही नीचे लेके आना पड़ेगा। तो आप इसको नीचे लेके आओगे, अब नीचे लेके आना मतलब कम करना यानी माइनस करना, तो अकॉर्डिंगली आपको माइनस कर देना पड़ेगा। तो जरा दोबारा से बोल देता हूं कि चेक आपने जमा कराए थे, चेक जमा कराते ही अकाउंटेंट कैश बुक को राइज कर देता है, और इन ऑर्डर टू बैलेंस इट, दोनों को बराबर करने के लिए आप वापस कैश बुक को नीचे लेके आ गए हो। तो अकॉर्डिंगली इस पॉइंट को हम माइनस करने वाले हैं। और देखो मे भी हो सकता है अभी भी हल्की फुल्की सी कुछ शंका बच गई हो आपके दिमाग में, तो बची कुछ एंट्रीज के अंदर हमारी धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएगी। सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन को रीड करना चाहिए, उसका इंपैक्ट सोचना चाहिए, एंड देन फिर उसके बाद में यहां 2000 है तो 2000 हम माइनस के कॉलम में लिख देंगे, ठीक है जी, क्योंकि हमारा कंक्लूजन निकला था कि हमें कम करना है। तो रिलेवेंट ट्रांजैक्शन को रीड करने के बाद उसका इंपैक्ट हम सोचते हैं, और फिर अगर वो टाइप 1 का क्वेश्चन है तो कैश बुक में चेंज करते हैं, अगर टाइप 2 का क्वेश्चन है तो पासबुक में। फिलहाल तो हमारा क्वेश्चन टाइप 1 का है तो हम यहीं पे ही स्टिक रहते हैं कि हमें तो जो भी चेंजेस करने हैं वो कैश बुक के अंदर करने हैं। अब जैसे अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट आपका क्या है कि इस बार आपने चेक इशू किया है, चेक इशू किया है, बट वो चेक अभी तक प्रेजेंट नहीं हो पाए हैं पेमेंट के लिए। तो देखो आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए कि भाई चेक इशू वाले कौन से चेक होते हैं। चेक इशू मतलब जो आपने क्रिएटर को दिए हैं, यानी पेमेंट पर्पज के लिए दिए हैं, तो इससे कैश बुक बढ़ती नहीं है बल्कि आपकी कैश बुक डाउन हो जाती है, कम हो जाती है, और पासबुक वहीं की वहीं रहती है। क्यों? क्योंकि वो चेक प्रेजेंट ही नहीं हुए हैं पेमेंट के लिए, तो कैश बुक आपकी कम हो चुकी है। तो जरा आराम से इस पॉइंट में कैसे सोचने वाले हो आप कि चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो भाई अगेन 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 ये वाला मेरा हाथ ये कैश बुक ही रहेगा हमेशा। तो दिस इज अ कैश बुक, दिस इज अ पासबुक, और इस बार आपने चेक इशू किया तो कैश बुक के बैलेंस को डाउन कर दिया होगा, और पासबुक वहीं की वहीं है। अब इन ऑर्डर टू इक्वलाइज इट, यानी दोनों को बराबर करने के लिए एक तो मैं इसको नीचे लेके जा सकता हूं, बट पासबुक को तो मैं छेड़ ही नहीं सकता ना, क्योंकि क्वेश्चन पासबुक का नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट, कैश बुक। तो आपको चेंजेस भी कैश बुक में ही करने पड़ेंगे, तो आपको कैश बुक को वापस से ऊपर लेके आना पड़ेगा। वापस से ऊपर लेके आना मतलब बढ़ाना, इंक्रीज करना मतलब ऐड करना। तो कुछ इस तरीके से चीजें सोचनी है। और देखो अगर मैं क्लियर शब्दों में बोल रहा हूं, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड कर करके जहां आपने 3-4 बार सुन लिया, बस आ गया मजा, आ जाएगा आपको जरूर समझ में। तो कुछ एक रूल्स हैं, बस उनको तरीके से फॉलो करेंगे तो जरूर आएगा समझ में, हो ही नहीं सकता कि ना आए समझ में, बशर्ते आपको रूल्स को तरीके से फॉलो करना पड़ेगा।
नई चीजें सीख रहे हो आप, तो थोड़ा तो माइंड पे प्रेशर पड़ेगा ही आपके। तो 3000 प्लस के कॉलम में लिख देंगे हम जरा आराम से। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है बैंक इंटरेस्ट। अब हमने पढ़ा हुआ था कि देखो ये जो शुरुआत के 2 पॉइंट होते हैं ये तो आपके कैश बुक को इंपैक्ट करते हैं, बट ये जो बाद वाले पॉइंट होते हैं लाइक बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट, या ये आखिरी पॉइंट, तो ये तो आपके पासबुक में अप एंड डाउन करता है और कैश बुक वहीं की वहीं अटकी रहती है। क्योंकि ये जो ये बैंक चार्जेस है सीधा आपके अकाउंट में से कट गया होगा, डिडक्ट हुआ होगा, इंटरेस्ट है सीधा आपके अकाउंट में मिल गया होगा, तो ये सभी पॉइंट आपके पासबुक को इंपैक्ट करते हैं इनिशियली। खैर, तो इंटरेस्ट की बातें कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट तो हमें मिलता है तो सीधा पासबुक में पैसा इंक्रीज हो गया होगा, यानी बैंक के अंदर पैसा इंक्रीज हो गया होगा। अकाउंटेंट को इस बात की जानकारी नहीं होगी, जिसकी वजह से कैश बुक वहीं की वहीं रही होगी। तो डन। कैसे सोचेंगे कि भाई बैंक इंटरेस्ट है कितना है? 400 रुपए का। तो अगेन 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 दिस इज अ कैश बुक, दिस इज अ पासबुक। तो ये कैश बुक है, ये पासबुक है। इस बार पासबुक में पैसे आए हैं, इस बार पासबुक में पैसे आए हैं। बैंक इंटरेस्ट सीधा आपके अकाउंट में मिलता है, तो इस बार पासबुक का बैलेंस राइज हो गया होगा। और अगेन हमें दोनों को बराबर करना है। क्या बराबर करने के लिए वापस इसे नीचे ले आऊं? नहीं, मैं इसे नहीं नीचे लेके आ सकता। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पासबुक का नहीं है। अगर क्वेश्चन पासबुक का होता यानी टाइप 2 क्वेश्चन होता तो मैं जरूर इसे नीचे लेके आता यानी माइनस करता, बट फिलहाल मैं ऐसा नहीं कर सकता। टाइप 1 क्वेश्चन है वेयर स्टार्टिंग पॉइंट इज अ कैश बुक, तो हमें कैश बुक को ही राइज करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बैलेंस इट। तो डन, आपको राइज करना है, इंक्रीज करना है। तो बैंक इंटरेस्ट यहां पर कितना है? 400 रुपए का। तो बस 400 रुपए को इंक्रीज कर देंगे हम, बात हमारी खत्म हो जाएगी। खैर, तो डन। जैसे ही आप सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर चुके हो तो उसके बाद करनी होती है आपको बैलेंसिंग। और बैलेंसिंग तो वैसे ही करोगे जैसे आप पहले किया करते थे कि दोनों कॉलम का टोटल करना है आपको। यानी इधर का टोटल आपने किया कितना? लगभग 33,400, और उधर का टोटल तो बहुत कम है, जस्ट 2000 है। तो बस बैलेंसिंग करने के लिए 33,400 में से 2000 माइनस कर देंगे और बची हुई बैलेंसिंग फिगर 31,400 यहां लिख देंगे। ऑब्वियसली ये छोटी साइड है तो उधर रिप्रेजेंट करेंगे। और इसी के ही सामने यहां जैसा कि हमने कहा था कि अगर कैश बुक का बैलेंस गिवन होगा, तो आंसर के तौर पर क्या निकालेंगे? बैलेंस एज पर पासबुक। तो फाइनल आंसर हमारा बैलेंस एज पर पासबुक के हिसाब से आ गया कितना? ये रहा 31,400। ये ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, लेकिन इसको आसान बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, आपकी। ठीक है जी। काफी सारे कंसेप्ट है कि क्या होता है आपका बीआरएस, किन किन कारणों से बेसिकली कैश बुक बैलेंस में डिफरेंसेस आ जाते हैं। डेबिट और क्रेडिट का क्या पंगा है भाई? कैश बुक के अंदर आने को डेबिट कहते हैं जबकि पासबुक में आने को क्रेडिट कहते हैं। तो इस तरह की बातें। 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं हमारे, एक कैश बुक का क्वेश्चन जहां बदलाव चेंजेस हम कैश बुक में करते हैं, एक पासबुक का क्वेश्चन जहां जो भी चेंजेस करेंगे हम पासबुक के अंदर करने वाले हैं। कि बीआरएस के क्वेश्चंस का देखो जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो फॉर्मेट तो बड़ा ही सीधा सिंपल प्यारा प्यारा सा जर्नल के जैसा होता है मेरे बच्चा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अकाउंट्स के अंदर जिस भी चीज को हम करते हैं, जर्नल हो, लेजर हो, कैश बुक हो, कोई भी चीज हो, तो उसकी हम हेडिंग तो डालते ही हैं सॉल्यूशन से ऊपर। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, शुरुआत में हेडिंग जरूर आप डालेंगे, देन इसके बाद में यहां पर सीरियल नंबर, देन इसके बाद में यहां पर पर्टिकुलर्स, एंड देन उसके बाद में हाँ डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट के बजाय आपको हर ट्रांजैक्शन को पढ़ते हुए ये फैसला होना लेता है कि आपको रिलेवेंट चीज को प्लस करना है या रिलेवेंट चीज को माइनस करना है मेरे बाबू। तो यहां बीआरएस के अंदर प्लस आइटम माइनस आइटम के कॉलम बनते हैं। वेदर हर एक ट्रांजैक्शन में या तो कोई भी अमाउंट आपको जोड़नी पड़ती है या माइनस करनी पड़ती है। यहां हम लोगों ने देखा हुआ था कि 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन जहां बैलेंस एज पर कैश बुक से बातों की शुरुआत होती है और बैलेंस एज पर पासबुक पे बात खत्म होती है। दूसरे तरह के क्वेश्चन जहां बैलेंस एज पर पासबुक से क्वेश्चन शुरू होता है और कैश बुक पे खत्म होता है। और हमने ये भी जान लिया था लास्ट क्लासेस के अंदर कि अगर कभी भी कैश बुक के बैलेंस से शुरुआत होगी, जैसे कि जो क्वेश्चन हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, जहां अंदर जिस क्वेश्चन के अंदर अलग अलग पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस आपके दिए हुए हैं, तो बेसिकली उन क्वेश्चन के अंदर हमेशा शुरुआत में कोई ना कोई बैलेंस दिया होगा, जैसे कि कैश बुक का बैलेंस या पासबुक का बैलेंस मेरे बच्चा। तो जैसे कि यहां पर बताया हुआ है कि 30 जून 2022 को बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक शोड अ बैलेंस ऑफ 12,000। तो शुरुआत में आपको कैश बुक का क्वेश्चन दिया हुआ है और हमने लास्ट क्लास में कहा था कि जिस भी चीज से क्वेश्चन की शुरुआत होगी हम बदलाव उसी में करेंगे। जैसे कि हर ट्रांजैक्शन को हम पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और फिर उसके बाद में इक्वल करने के लिए हम जो भी चेंजेस करेंगे हम कैश बुक में करेंगे। इनपुट के तौर पर आपको क्या दिया? कैश बुक दिया। तो आप जो भी नेसेसरी प्रोसेसेस करेंगे, यानी कि आप माइनस करोगे या प्लस करोगे, तो कैश बुक में ही करने वाले हो। तो शुरुआत में डेबिट बैलेंस यानी कि नॉर्मल बैलेंस
आपको दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, 12,000 रुपए कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है। तो इस बार क्वेश्चन की जो शुरुआत आप करोगे किससे करने वाले हो, कैश बुक से करने वाले हो। तो जो भी चेंजेस भी इस बार होंगे, जो भी नेसेसरी आप चेंजेस करोगे, वो चेंजेस का क्या मतलब है वो उम्मीद करता हूं सभी वो बच्चे समझ रहे हैं जिन्होंने पार्ट 1 देखा है। नहीं देखा तो देख लें। और रही सही कसर आज के इस पार्ट 2 के अंदर क्वेश्चन के साथ में 100% गारंटी के साथ में बातें समझ में आएंगी, एक एक बात समझ में आएगी मेरे बच्चा। चलो खैर, तो ठीक है जी, ओके। शुरुआत में कितना बैलेंस दिया हुआ है हमें, 12,000 रुपए का बैलेंस दिया हुआ है। तो 12,000 रुपए का बैलेंस नॉर्मली प्लस के कॉलम के अंदर लिख देंगे हम। देन इसके बाद में एक एक करके पॉइंट पढ़ते जाएंगे और उनका ट्रीटमेंट समझते जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट जहां लिखा है, क्या लिखा है यहां कि चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब देखो आपको क्लियर होना चाहिए कि चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक का मतलब क्या होता है, पेड इनटू बैंक का मतलब क्या होता है। पेड इनटू बैंक का मतलब डिपॉजिटेड इनटू बैंक। और ये बात हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ी थी कि चेक इशू करने का मतलब तो होता है कि पेमेंट के लिए चेक देना, यानी कि आपकी कैश बुक नीचे हो जाती है। लेकिन जब हम चेक पेड इनटू बैंक यानी कि बैंक में जमा कराते हैं तो हमने अपने बैंक अकाउंट में जमा कराए हैं चेक। तो अपने बैंक अकाउंट में जमा कराए तो हमारा तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा, हम ऐसा मान के चलते हैं। और बीआरएस में हम कौन से चेक के साथ डील करते हैं, जो चेक हमने जमा कराए और वो क्लियर हो गए, क्या वो चेक, क्योंकि जो चेक हमने जमा कराए वो चेक क्लियर हो गए, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं। बीआरएस चैप्टर के अंदर हम बातें करते हैं जो चेक हमने जमा तो कराए हैं बट वो किसी कारण से क्लियर नहीं हुए, पासबुक में उसकी एंट्री नहीं आ पाई है। तो जरा आराम से, इस क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि टोटल आपने कितने 8,000 के चेक जमा कराए हैं, जिसमें से 6,500 के चेक ही क्लियर हो पाए हैं बैंकर के द्वारा। तो जरा आराम से, 8,000 में से 6,500 के जो चेक हैं वो तो बैंकर ने क्लियर कर दिए, क्रेडिट कर दिए। तो कितनी अमाउंट के चेक क्लियर नहीं किए भाई, 8,000 में से 6,500 के क्लियर कर दिए तो दोनों को माइनस कर देंगे हम, जिससे कि हमें पता लगेगा कि 1,500 रुपए के वो चेक हैं जो आपने जमा तो कराए हैं, डिपॉजिट तो कराए हैं, बट वो अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। तो देखो सबसे पहली बात तो इस पॉइंट के अंदर आपको यही अंडरस्टैंड करना है कि आपको कितनी अमाउंट से ट्रीटमेंट करना है। तो आपको उन चेक से मतलब होता है जो चेक क्लियर नहीं होते। तो यहां पर 8,000 में से 6,500 6,500 के चेक क्लियर हो चुके हैं, तो 1,500 के चेक क्लियर नहीं हुए। तो जो भी हम ट्रीटमेंट करेंगे, वेदर इट विल बी प्लस आइटम और माइनस आइटम, बट वो जो भी हम ट्रीटमेंट करेंगे हम सिर्फ 1,500 रुपीज से करने वाले हैं। अब ट्रीटमेंट करेंगे क्या, तो वो चीजें जरा आराम से समझ लेते हैं। इन चीजों को समझना हमने सीखा था कि चेक जैसे ही मैं बैंक में जमा कराता हूं तो दिस इज अ कैश बुक, दिस इज अ पासबुक, और जैसे ही हम चेक को बैंक में जमा कराते हैं तो हम अपनी कैश बुक को राइज कर देते हैं, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे बैंक में पैसे आ जाएंगे। बट वो क्या चेक क्लियर हुए हैं, तो जवाब है ना। तो चेक क्लियर नहीं हुए तो पासबुक की वहीं रह गई। तो इन ऑर्डर टू बैलेंस इट, अब दो तरीके हैं, या तो पासबुक को बढ़ा दिया जाए और या कैश बुक को नीचे किया जाए। क्वेश्चन क्योंकि हमारा कैश बुक से शुरू है, हमने लिखा भी हुआ था कि क्वेश्चन आपका कैश बुक से शुरू है, तो हम जो भी चेंजेस करेंगे कैश बुक में करेंगे। तो यही कारण से हम जो कैश बुक को है, कैश बुक को डाउन करेंगे, तो कैश बुक को डाउन कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो चीज आपस में बिल्कुल बराबर हो जाएगी। तो डन जी डन। ये जो मेरा सबसे पहला पॉइंट है जहां मैं लिख सकता हूं क्या, कि चेक पेड इनटू बैंक, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। यहां आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है जी, आप अपनी लैंग्वेज बना के लिख सकते हो, लैंग्वेज को वेरिएट कर सकते हो। तो 1,500 आएगा, ठीक है जी, माइनस के कॉलम में लिख देंगे। कंक्लूजन हम बना चुके हैं। ठीक है, हर एक पर्टिकुलर पॉइंट को ऐसे ही इमेजिन करना है, अंडरस्टैंड करना है, लेकिन ऑब्वियसली कंसेप्ट हमारे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इसके लिए हमें मालूम होना चाहिए अच्छे से कि जो चेक हम जमा कराते हैं और जो क्लियर नहीं होते हमें उनसे लेना देना है। ठीक है जी, ऐसे करके बातें हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिया हुआ है, रिसीट कॉलम ऑफ द कैश बुक अंडर कास्ट, पैसे का आना कम कैलकुलेट किया है। जरा आराम से, अंडर कास्ट का मतलब क्या होता है, अंडर कास्ट का मतलब होता है मेरे बाबू, कास्ट का मतलब कैलकुलेट करना, अंडर का मतलब कम। तो अंडर का मतलब क्या होता है, कम, और कास्ट का मतलब कैलकुलेट करना। तो आपने रिसीट कॉलम को कम कैलकुलेट किया है, पैसे का आना कम कैलकुलेट किया है। ऑब्वियसली अगर आप कम कैलकुलेट कर रहे हो पैसे के आने को, तो इससे आपकी कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा। तो अगेन दिस इज द कैश बुक, दिस इज द पासबुक, और इस बार आपने कैश बुक के बैलेंस को क्या किया है, अंडर कास्ट कर दिया रिसीट कॉलम को। तो कैश बुक का जो बैलेंस है वो आपका कम हो चुका होगा। पासबुक वहीं की वहीं है, क्योंकि वहां पर तो चीजें सही तरह से रही होंगी। अब आपको फिर से इन दोनों को बराबर करना है। चेंजेस किस में करेंगे, क्या पासबुक में करेंगे, क्या पासबुक को नीचे लेके जाएं, नहीं, कैश बुक में ही करना पड़ेगा आपको। तो कैश बुक को वापस से उठा के ऊपर ले आएंगे हम। तो ऊपर लेके आना मतलब ऐड करना है आपको। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर, पॉइंट नंबर 2 के अंदर जहां दिया हुआ है हमारा क्या, कि रिसीट कॉलम
जो रिसीट कॉलम है, रिसीट कॉलम अंडरकास्टेड, तो ये आपका कितने 200 रुपए से हुआ है, तो बस ठीक है जी, ओके 200 रुपए ऐड करना है आपको। क्यों 200 रुपए इंक्रीज करने की बात कही गई थी इसलिए। तो चलिए खैर, इसी तरीके से थर्ड पॉइंट क्या होगा हमारा थर्ड पॉइंट कि दिया हुआ है कि 29 जून एक कस्टमर है जिसने डिपॉजिट कराया। अब डिपॉजिट कराया कहां जमा कराया? डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट के अंदर, बट इट वाज एंटर्ड इन अ पासबुक ओनली, बट ये सिर्फ पासबुक में ही एंटर हुआ, तो डन, ठीक है भाई। कस्टमर ने सीधा आपके बैंक अकाउंट में जमा कराया, तो दिस इज अ पासबुक, दिस इज अ कैश बुक, सीधा अकाउंट में जमा कराया है, तो सीधा हमारे अकाउंट यानी पासबुक में पैसा आ गया होगा, पासबुक राइज हो गई होगी, कैश बुक वहीं की वहीं है, आपको तो पता ही नहीं ना, कस्टमर ने सीधा आपके अकाउंट में जाके पैसा जमा करा दिया, तो क्या पासबुक तो आपकी भर चुकी है, कैश बुक वहीं की वहीं अटकी हुई है, क्या ही कर सकते हैं। अब क्वेश्चन तो किस चीज का है? क्वेश्चन तो कैश बुक का है। क्वेश्चन में शुरुआती इनपुट किस चीज का दिया है? कैश बुक का। तो आप इन दोनों चीजों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? कैश बुक को भी राइज कर देंगे, दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी। तो बताओ बराबर करने के लिए क्या किया आपने? कैश बुक को राइज कर दिया, तो राइज कर दिया यानी इंक्रीज कर दिया, तो ऐड करना है आपको इस पॉइंट में। तो डन, पॉइंट नंबर थर्ड, जहां लिख दोगे कि डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय ए कस्टमर, डायरेक्टली किसी कस्टमर ने पैसा आकर जमा करा दिया है 3000 रुपए का, तो पासबुक में पैसा इंक्रीज हुआ, तो आपने कैश बुक में भी कर दिया। ऐसे करके बातें हो गई मेरे बाबू, मेरे बच्चा। है इसके अलावा पॉइंट नंबर 4 क्या दिया हुआ है जी हमारा कि चेक है 9200 के, ये वाला पॉइंट जरा ध्यान से देख लीजिएगा। तो 9200 के चेक हमने क्या किए? इशू किए। अब देखो अपेरेंटली हम लोगों ने जाना था, समझा था लास्ट क्लास में, और अभी भी समझ लें कि जो चेक हम जमा कराते हैं बैंक में, उससे तो कैश बुक बढ़ती है हमारी, उससे तो कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज होता है। लेकिन ये जो चेक इशूड होते हैं, ये तो वो चेक होते हैं जो हम पेमेंट पर्पस के लिए किसी क्रेडिटर को देते हैं, जिससे हमारी कैश बुक डाउन होती है। और जैसे चेक डिपॉजिटेड वाले केस में कुछ चेक क्लियर हो जाते हैं, कुछ क्लियर नहीं होते, तो हमें कौन से चेक से लेना देना? जो चेक क्लियर नहीं हुए। ऐसी जब हम चेक इशू करते हैं, किसी पार्टी को चेक बना के दे दिया, तो पार्टी पेमेंट पर्पस के लिए चेक अपने बैंक में लेके जाती है। अब जो प्रेजेंट हो गए चेक और जिनसे पेमेंट कट गई हमारे अकाउंट से, उनसे लेना देना नहीं है हमें उन चेक से लेना देना है जो हमने तो इशू किए, लेकिन सामने वाली पार्टी अभी अपने ड्रॉर में रख के बैठी है, उसने अभी किसी कारण से चेक जमा ही नहीं कराए हैं, क्या ही कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें कौन से चेक से लेना देना है? जो हमने इशू तो किए हैं, बट वो अभी तक भी प्रेजेंट नहीं हो पाए हैं पेमेंट पर्पज के लिए, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जैसे मैंने डिपॉजिटेड वाले पॉइंट में लिखा था, क्या लिखा था मैंने डिपॉजिटेड वाले पॉइंट में कि हमें उन चेक से लेना देना है जो जमा तो कराए हैं बट जो क्लियर नहीं हुए। ऐसी इशूड वाले पॉइंट में मैं क्या लिख रहा हूं कि जो चेक हमने इशू तो किए हैं बट वो प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट के लिए, तो हमें उन चेक से लेना देना है। जरा आराम से लिखा हुआ है 9200 के चेक हमने इशू किए, उसमें से 2200 के प्रेजेंट हो गए पेमेंट के लिए। अब देखो जब हम कम ध्यान से पढ़ते हैं तो बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं कि अच्छा यहां आपने क्या किया था, 8000 में से 6500 को माइनस करके 1500 से ट्रीटमेंट किया था। तो जब हम कम ध्यान से पढ़ते हैं तो हम यहां पर भी यही गलती कर बैठते हैं कि ठीक है ना, यहां पर भी तो यही होगा कि 9200 में से 2200 के प्रेजेंट हो गए, तो कितनी अमाउंट के चेक प्रेजेंट नहीं हुए माइनस कर देंगे सर जी हम तो, आपने ऊपर भी माइनस करवाया था तो यहां पर भी हम माइनस कर देंगे। तो 9200 में से 2200 माइनस करके 7000 आएगा, यानी हम इस अमाउंट से ट्रीटमेंट करेंगे। और ध्यान रखिएगा जो जो बच्चे इस तरीके से सोचेंगे वो होंगे बांगड़ू, और बांगड़ू तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो 7000 रुपए से हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, हमें चीजों को ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो 9200 के हमने चेक इशू किए, 2200 के प्रेजेंट हुए, लेकिन कब प्रेजेंट हुए? तो ये प्रेजेंट हुए हैं, डेट का भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें, 15 जुलाई। हम जो बीआरएस बना रहे हैं वो जून की बना रहे हैं। जो काम जुलाई में हुआ है, जो काम जुलाई में हुआ है क्या जून में हुआ? तो ऑब्वियसली नहीं। ये जो 2200 के चेक हैं ये प्रेजेंट तो हुए, लेकिन कब? ये तो जुलाई में जाकर प्रेजेंट हुए हैं, क्या ये जून में प्रेजेंट हुए हैं? नहीं हुए हैं। तो जून तक, एज ऑन 30 जून 2000 वट एवर ईयर, तो तब तक तो ये चेक प्रेजेंट नहीं हुए होंगे। बाद में जुलाई में जाके जरूर प्रेजेंट हुए हैं, लेकिन जून तक तो ये प्रेजेंट नहीं हुए हैं। तो कुल मिला के ऐसे चेक जो इश्यू तो हुए लेकिन प्रेजेंट नहीं हुए हैं पेमेंट के लिए, तो वो कुछ और नहीं, वो 2200 के ही चेक होंगे आपके। ध्यान रखिएगा इस केस में, इस ट्रांजैक्शन में आपको 2200 के चेक का ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इन शॉर्ट 2200 के चेक जो कि हैं वो जुलाई में प्रेजेंट हुए हैं, दैट मीन जून में प्रेजेंट नहीं हुए हैं। दैट मीन जो रिमेनिंग चेक होंगे 7000 रुपए के, वो विद इन जून ही प्रेजेंट हो चुके होंगे। हम ऐसे एज्यूम करके चलेंगे। तो ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं है कि दो अमाउंट आपको दिखेंगी तो हमेशा ही उसके डिफरेंस से ट्रीटमेंट होगा।
आपको चीजों को ध्यान से देखना पड़ेगा। वहां उस पॉइंट में कोई भी डेट नहीं दी हुई थी, यहां डेट दी हुई है, तो डेट दी है तो डेट को ध्यान में रखकर करना है आपको। तो 9200 में से 2200 चेक के चेक प्रेजेंट हुए तो हैं, बट वो जुलाई में हुए, यानी जून में तो नहीं हुए। तो देखो यहां पर सबसे पहले इतनी बातों से तो हमने ये कंक्लूड किया कि भाई 2200 अमाउंट से हम ट्रीटमेंट करेंगे। अब प्लस करेंगे या माइनस करेंगे वो फर्दर सोचेंगे हम। और कैसे सोचेंगे कि भाई चेक इशू किया है हमने, बताओ 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 चेक इशू करने से क्या होता है। तो दिस इज अ कैश बुक, दिस इज अ पासबुक। और जैसे ही हम चेक इशू करते हैं तो कैश बुक को तुरंत हम डाउन कर देते हैं, क्योंकि मैंने पेमेंट की है, इस बार पेमेंट पर्पज के लिए चेक दिए हैं, तो कैश बुक को हमने डाउन कर चुके हैं हम लोग। और अब क्योंकि ये क्वेश्चन कैश बुक का ही है, क्योंकि ये क्वेश्चन कैश बुक का ही है, तो इन ऑर्डर टू इक्वलाइज, दोनों को बैलेंस करने के लिए, दोनों को बराबर करने के लिए आपको वापस से ऐड बैक कर देना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, राइज करना है, ऐड करना है। तो फाइनली 2200 रुपए को हम ऐड करेंगे पॉइंट नंबर 4 के अंदर। ठीक है जी, ओके। तो लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे हम कि चेक इशू तो किए हैं बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। और इस लैंग्वेज को मैं तो कह ही रहा हूं कि आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, फेरबदल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा कंक्लूजन निकला था कि 2200 रुपए को ऐड करना है, तो अकॉर्डिंगली 2200 रुपीज को ऐड कर देंगे। तो चलिए जी, इसी के साथ प्रेम से बोले राधे राधे, आगे बढ़ते रहें। पॉइंट नंबर 5 जहां लिखा है कि पासबुक शोज ए क्रेडिट ऑफ 330। अब देखो ये मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, सजा सजा के समझाया था कि पासबुक के अंदर कंक्लूजन थोड़े उलट होते हैं हमारे। पासबुक के कंक्लूजन क्या थे कि अगर पासबुक में क्रेडिट लिखा है तो उसका मतलब है पैसे का आना, और पासबुक में डेबिट लिखा है तो उसका मतलब है पैसे का जाना। फिर से बोलता हूं, पासबुक में कंक्लूजन उलटते हैं हमारे। पासबुक में अगर क्रेडिट लिखा है तो इसका मतलब है पैसे का आना, यानी ये जो पासबुक शोज है क्रेडिट ऑफ 330 एज ए इंटरेस्ट, तो ये है पैसे का आना, यानी 330 रुपीज आए हैं पासबुक में। एंड डेबिट ऑफ 60 एज अ बैंक चार्जेस, तो 60 के बैंक चार्जेस गए हैं। और बाकी ये बात काफी अंडरस्टूड भी है कि भाई इंटरेस्ट तो हमें मिलता ही है, तो पासबुक में पैसा आया ही होगा। और बैंक चार्जेस तो अकाउंट से डिडक्ट ही होते हैं, तो बैंक चार्जेस पासबुक से डिडक्ट ही हुए होंगे, बैंक से पैसा कटा ही होगा। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो दोनों को अलग अलग ट्रीटमेंट कर देंगे हम लोग। ठीक है जी, क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट की बात करता हूं। तो देखो इंटरेस्ट, दिस इज अ पासबुक, दिस इज द कैश बुक। तो इंटरेस्ट तो हमें मिला होगा, तो पासबुक आपकी राइज हुई होगी, तो अब हमें कैश बुक को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट का जो कंपोनेंट होगा वो तो हम ऐड करेंगे, लेकिन 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 जो बैंक चार्जेस हैं भाई पासबुक से डिडक्ट हुए होंगे, तो अब हमें कैश बुक को भी माइनस करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट को ऐड करना है, क्योंकि पासबुक में पैसा आया तो कैश बुक में ही बढ़ाएंगे, और बैंक चार्जेस को माइनस करेंगे हम, क्योंकि पासबुक से पैसा डिडक्ट हुआ तो कैश बुक से भी गिराएंगे। तो ठीक है जी, ओके। क्या करेंगे हम, क्या कर सकते हैं हम, सब कुछ कर सकते हैं, क्या मुमकिन नहीं है, सब कुछ कर देंगे हम। तो लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, एक तो बैंक चार्जेस का पॉइंट कवर कर रहे हैं हम यहां पर, बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट का पॉइंट कवर कर रहे हैं, दोनों एक ही बार में कवर कर देंगे, लेकिन लिखेंगे अलग अलग। इंटरेस्ट के बारे में क्या कहा था हमने कि उसे तो ऐड करना है, तो 330 को प्लस के कॉलम में लिख देंगे, और 60 के बैंक चार्जेस उसे माइनस के कॉलम में लिख देंगे। सेम लाइन में लिख दिया दोनों, ठीक है, क्या दिक्कत की बात है। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, नोट एंटर्ड इन अ कैश बुक, ये अभी तक एंटर नहीं हुए थे कैश बुक में, तो अब हमने इनका इफेक्ट ले लिया कैश बुक। तो ऐसे करके बातें हैं। इसके अलावा पॉइंट नंबर 6 क्या है, पॉइंट नंबर 6, तो पॉइंट नंबर 6 में लिखा है कि बैंक रॉन्गली, अब बैंक से भी कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, क्या कर सकते हैं। तो बैंक से गलती हो गई एक, क्या गलती हो गई, बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड द अकाउंट। अब पहली बात तो जैसे मैंने कहा था ना कि पासबुक का क्या कंक्लूजन है, पासबुक का कंक्लूजन है क्रेडिट का मतलब पैसे का आना और डेबिट का मतलब पैसे का जाना। तो ये बात याद होनी चाहिए, इवन हिंदी में लिख लो कहीं पर भी, क्या कि पासबुक में क्रेडिट का मतलब पैसे का आना, डेबिट का मतलब पैसे का जाना। पासबुक में क्रेडिट का मतलब पैसे का आना और डेबिट का मतलब पैसे का जाना होता है, ध्यान रखिएगा। तो बैंक ने गलती से डेबिट कर दिया अकाउंट, तो बैंक ने गलती से डेबिट कर दिया अकाउंट ऑफ गुरमान, यानी आप गुरमान हो, आप कौन हो, गुरमान हो, शुरुआत में भी लिखा हुआ है आप कौन हो, आप गुरमान हो। तो आपके अकाउंट में से गलती से पैसे काट लिए उन लोगों ने, डिडक्ट कर लिए। हालांकि क्या आपने गलती सुधारी, बिल्कुल सुधारी, रेक्टिफाई की, बिल्कुल रेक्टिफाई की, कब, 31 दिसंबर के बाद। 31 दिसंबर कहां से आ गया है, खैर दिसंबर नहीं जून आना था यहां पर, तो खैर जून के बाद। तो मुद्दे की बात तो ये क्या है कि भाई गलती से पैसे काट लिए, अब काटे तो हैं, फैक्ट तो ये है कि डिडक्ट तो कर लिए हैं, और किसने डिडक्ट किए हैं, बैंक ने डिडक्ट किए हैं। तो दिस इज अ पासबुक, दिस इज अ कैश बुक, और पासबुक में से यानी बैंक ने गलती से पैसे डिडक्ट कर लिए हैं, तो पासबुक डिक्लाइन हो गई होगी, कम हो गई होगी। अब इन ऑर्डर टू बैलेंस इट, अब क्वेश्चन तो कैश बुक का ही है ना हमारा, क्वेश्चन पासबुक का तो नहीं है,
अगर पासबुक का क्वेश्चन हो तो शुरुआत में पासबुक का बैलेंस दिया होता तो पासबुक को बढ़ाते हम, लेकिन अब पासबुक को नहीं बढ़ा सकते। अब बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैश बुक को भी गिराना पड़ेगा, तो कैश बुक में से माइनस करना है, डिडक्ट करना है आपको। तो ये जो 2000 रुपए गलती से डिडक्ट कर दिए, क्या ही कर सकते हैं, इसको अब हमें कैश बुक में भी इसका इफेक्ट लेना पड़ेगा। तो बैंक wrongly debited the अकाउंट, ठीक है जी। और कितना, 2000 रुपए, 2000 रुपए तो कैश बुक में से भी माइनस कर लेना है हम लोगों को। ऐसे करके बातें हो गई हमारी, खैर। और बस उसके बाद में तो हमें बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग करना हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले दोनों कॉलम का टोटल कर देंगे हम लोग, ठीक है जी। और बैलेंसिंग फिगर के तौर पर निकालेंगे क्या, बैलेंस एज पर, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस गिवन था तो बैलेंस एज पर पासबुक का बैलेंस निकालेंगे हम, पासबुक का बैलेंस। तो सबसे पहले ये सारी की सारी आइटम्स का टोटल कर लेंगे हम, जो आएगा कितना, 12 3 15 2 17, 12 3 15 2 17, 17,400 और 17,730 रुपए, ठीक है जी। 17,730 रुपए, ऑब्वियसली यही बड़ी साइड है तो इधर 17,730 रुपए। और इन तीन फिगर का टोटल क्या है, बताओ। क्या एग्जाम में इस तरह किसी कोई सर्कल लगाना है, नहीं लगाना, ठीक है, मैं तो रिप्रेजेंट करके बता रहा हूं सिर्फ। तो ये है हमारा 3560। इन तीन फिगर का टोटल क्या है, 3560। तो बस ये माइनस कर देना है आपको, कितना बचेगा हमारा भाई, 17 में से 4 गया तो ये तो हुआ मेरा 14, और देन 730 में से ये माइनस करना है तो ये हुआ मेरा 170। तो बस 14,170 आ गया हमारा बैलेंस एज पर पासबुक। तो ऐसे करके बातें हो गई हमारी। तो या तो क्वेश्चन हमेशा कैश बुक से शुरू होता है या क्वेश्चन पासबुक से शुरू होता है। जिस भी किताब से क्वेश्चन की शुरुआत होगी उसमें ही आप नेसेसरी चेंजेस करते हैं। ये नेसेसरी चेंजेस करने का क्या मतलब हुआ, वो अभी क्वेश्चन करते हुए भी हम देख लेंगे। तो चलो खैर, फिलहाल के लिए तो डन जी डन। बातों की शुरुआत करता हूं मैं, जहां ये जो क्वेश्चन है ये आपकी पासबुक से शुरू है, और क्योंकि जो क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपका पासबुक है, तो जो भी हम नेसेसरी चेंजेस करने वाले हैं मेरे बाबू, तो वो हम पासबुक में ही करेंगे। और ये जो ये लाइन है जिसको कि मैं आज की क्लास में, आज के लेक्चर में दूसरी बार बोल रहा हूं कि स्टार्टिंग पॉइंट इज अ कैश बुक, सो वी विल चेंज इन अ पासबुक ओनली। लेकिन उसके लिए ध्यान से थोड़ा बहुत ध्यान यहां रखें, बाकी का जहां मर्जी रखें। खैर, तो चलो जी, करता हूं बातों की शुरुआत। क्योंकि क्वेश्चन जो कि है वो पासबुक से शुरू है, तो शुरुआत में हम जो भी बातें लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर भाई यहां पर हम फॉर्मेट वाइज सीरियल नंबर लिखते हैं, देन इसके बाद में यहां पर हम पर्टिकुलर्स यानी कि ट्रांजैक्शन की डिस्क्रिप्शन कोट करते हैं, और एक कॉलम हमारा बनता है प्लस आइटम का, प्लस आइटम, जहां पर कोई भी फिगर अगर हमें प्लस करनी होती है तो हम वो लिखते हैं, और एक कॉलम मेरा बनता है मेरे बाबू किस चीज का, माइनस आइटम का। अकाउंट्स के अंदर जब कभी भी आप कोई भी काम करें तो ऑब्वियसली हेडिंग डालना तो ना ही भूलें, यानी टॉप पे आपको हेडिंग तो डालनी ही डालनी है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो ऐसे करके बातें हो जाएंगी हमारी, ठीक है जी। और अगर बिल्कुल परफेक्ट काम करना चाहते हैं तो इवन यहां पर आप वो पीरियड भी जरूर लिख दें जिस पीरियड के लिए बनाई जा रही है, यानी फॉर द हमेशा क्वेश्चन के अंदर जो भी आप बनाते हो जो कि है बीआरएस, तो वो किसी ना किसी एक पीरियड के लिए बनाते हो, किसी महीने के लिए बनाते हो। तो 31 मार्च 2019, तो फॉर द भी लिख सकते हो, एज ऑन भी लिख सकते हो, चलो जो क्वेश्चन में है वही सेम टू सेम लिख दो। तो 31 मार्च 2019 के लिए हम बना के चल रहे हैं, ऐसे करके बातें। चलो खैर, तो हमेशा क्वेश्चन के अंदर जैसा कि हम जानते हैं कि या तो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो कैश बुक होता है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक हो तो यहां पर आप बैलेंस एज पर कैश बुक लिखते हैं, और अगर स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस एज पर पासबुक हुआ, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर शुरुआत में आपको पासबुक का बैलेंस गिवन है, तो जो भी हम चेंजेस करेंगे पासबुक में करेंगे। आमतौर पर पासबुक के केस में आमतौर पर कभी भी नॉर्मल बैलेंस को हम यहां पर प्लस आइटम में दिखाते हैं, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि मेरा पॉजिटिव बैलेंस है। लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर एक वर्ड दिया हुआ है ओवरड्रॉन। ओवरड्रॉन का मतलब क्या होता है कि हमने जितना पैसा था उससे ज्यादा निकाल लिया, यानी ये कुछ और नहीं, अपना प्यारा सभी का दुलारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। तो ओवरड्रॉ वर्ड से हमें समझ में आता है कि ये नेगेटिव बैलेंस है,
ओवरड्रॉ वर्ड से समझ में आता है कि ये बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है 80,000 रुपए। तो जो शुरुआती बैलेंस है वो हम प्लस आइटम में नहीं बल्कि माइनस आइटम के अंदर दिखाने वाले हैं मेरे बाबू। तो ऐसे करके बातें हो गई। देन इसके बाद में करना क्या है आपको, वन बाय वन सभी पॉइंट्स को हम यहां पर लिखते चले जाएंगे। ठीक है जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन, और सभी को या तो प्लस करना है या फिर माइनस करना है। और ये शत प्रतिशत बातें समझ में आने वाली हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कि किस तरह से हम सोचते हैं कि हमें प्लस करना है या माइनस करके चलना है। तो जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है वो है आपका चेक ड्रॉन से रिलेटेड। चेक ड्रॉन का मतलब क्या होता है, अब देखो बातों का मीनिंग तो आपको पता होना चाहिए, है ना। और अगर नहीं पता है तो जान ले। जब तक आपको बातों का मतलब नहीं पता होगा आप बातों को समझ नहीं पाएंगे। और मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि आप बातों को अच्छे से समझे, दिमाग में बिठाएं और लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा के लिए बातों को रिटेन करें अपने दिमाग के अंदर। तो चेक ड्रॉन का मतलब क्या होता है मेरे बाबू, तो चेक को इशू करना। वो चेक को इशू करना मतलब पेमेंट पर्पस के लिए चेक किसी पार्टी को दे देना। ये बात हमने बहुत अच्छे से जानी हुई है कि जो चेक इशूड होता है वो हम किसे देते हैं, अपने किसी क्रेडिटर को देते हैं। हमें शायद कोई पेमेंट करनी होगी जिस कारण से हम चेक दे रहे होंगे। तो बेसिकली चेक ड्रॉन यानी चेक इशूड यानी हमने पेमेंट पर्पस के लिए कोई चेक दिया है और लिखा हुआ है कि ये चेक अभी तक भी प्रेजेंट नहीं हुआ है अंटिल द अप्रैल 2019। इवन अप्रैल 2019 तक भी ये चेक प्रेजेंट नहीं हुआ। और कितनी अमाउंट के ये चेक हैं, तो ये है बेसिकली 15,000 रुपए के, 5,000 रुपए के, 8,000 रुपए के, यानी कि एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 चेक हैं। जिन चेक को हमने ड्रॉन तो किया मार्च में, लेकिन वो इवन अप्रैल तक भी प्रेजेंट नहीं हो पाई, यानी इन शॉर्ट वो चेक प्रेजेंट नहीं हो पाए। भाई हमने किसी पार्टी को चेक दिया है तो ऑब्वियसली वो कभी ना कभी तो प्रेजेंट करेगा ना, लेकिन अभी तक नहीं किया है। तो होगा क्या इस सिचुएशन में, तो अगेन दिस इज अ कैश बुक, दिस इज अ पासबुक, दिस इज अ कैश बुक, दिस इज अ पासबुक। और इस तरह की परिस्थिति में हमारी कैश बुक नीचे आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमने पेमेंट पर्पस के लिए चेक इशू किया है तो अकाउंटेंट मान के चलता है कि मैंने तो कर दी ना पेमेंट, मैंने अपने काम कर दिया, तो कैश बुक जो की है वो नीचे आ गई। क्या पासबुक से पैसा डिडक्ट हुआ है, तो जवाब है ना। क्यों? क्योंकि वो चेक अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हो पाया है, जिसके कारण से पासबुक का बैलेंस वहीं के वहीं है। और क्योंकि क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, तो जो भी हमें अब इन दोनों को बराबर करना है, मुझे बीआरएस में टारगेट होता है हमारा इन दोनों को बराबर करना। अब इन दोनों को बराबर करने के लिए या तो इसे बढ़ाऊं, क्या इसको बढ़ा सकता हूं मैं? नहीं, ये तो कैश बुक है, इसमें चेंजेस नहीं कर सकता मैं। तो क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, पासबुक। तो जो भी मैं चेंजेस करूंगा पासबुक में करूंगा। इस क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में जो भी मैं चेंजेस करूंगा पासबुक में ही करके चलूंगा मेरे बाबू। तो पासबुक को भी माइनस कर देंगे हम और इस तरीके से दोनों चीजें आपस में बराबर हो जाएंगी। तो पासबुक को भी माइनस कर देंगे, बात हमारी खत्म हो जाएगी। तो ठीक है जी, ओके। फाइनली करना क्या है, आपको माइनस करना है इस पर्टिकुलर पॉइंट में। तो बस यहां अपनी डिस्क्रिप्शन लिख देंगे हम कि हमने क्या किया है आखिर। तो हमने चेक ड्रॉन किए हैं। इशूड वर्ड भी लिख सकते हो आप, बाकी क्वेश्चन में ड्रॉन है तो ड्रॉन लिखेंगे। बट ये चेक अभी तक प्रेजेंट नहीं हो पाए, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो चेक ड्रॉन किए हैं हमने, लेकिन पेमेंट पर्पस के लिए अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हो पाए। और कितनी अमाउंट है, तो क्वेश्चन के अंदर बताए हैं 3 चेक हैं, 15,000, 5,000 और 8,000। आप चाहो तो यहां पर ब्रैकेट में कोट भी कर सकते हो, 15,000, 5,000 और 8,000। अकॉर्डिंगली 28,000 जो कि है आपको माइनस करके चलना है। और माइनस क्यों, तो वो वीडियो को रिवाइंड करके भी देख ले दोबारा से। ठीक है, सीधी सी बात है। अगर नहीं आई बात समझ में, पॉइंट नंबर 3 पे आता हूं मैं, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। अब देखो आमतौर पर तो इंटरेस्ट हमें मिलता है, लेकिन अगर हमारा बैंक का नेगेटिव बैलेंस हो, अगर हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो, तो बैंक हमें इंटरेस्ट देता नहीं है बल्कि लेता है हमसे इंटरेस्ट। और क्या वो हमारे घर लेने आता है? नहीं, वो सीधा हमारे अकाउंट में से पैसे काट लेता है। तो दिस इज अ पासबुक एंड दिस इज अ कैश बुक, दिस इज अ पासबुक, दिस इज अ कैश बुक। बैंक वालों ने इंटरेस्ट ले लिया, क्या कर सकते हैं, और तुरंत हमारी पासबुक में से बैलेंस को डिडक्ट कर दिया। अब क्या ही कर सकते हैं। और हमें तो चीजों को बराबर करना है, तो क्या बराबर करने के लिए कैश बुक को डाउन करूंगा? जवाब है ना, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट इज अ पासबुक, सो वी विल ऐड अप अगेन द पासबुक। तो हमें पासबुक को वापस बढ़ाना पड़ेगा दोनों चीजों को इक्वल करने के लिए। तो हमें इस पार्ट में ऐड करके चलना है मेरे बाबू। तो डन। ये जो इंटरेस्ट ऑन अ बैंक ओवरड्राफ्ट है, इंटरेस्ट ऑन अ बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये हम ऐड करके चलेंगे। पासबुक नीचे गिरी तो पासबुक को वापस से बढ़ा देंगे हम लोग। तो ऐड करेंगे हम 2,000 रुपए। इसी के साथ आगे लिखा हुआ है आउटस्टेशन चेक।
कोई आउटस्टेशन चेक है। आउटस्टेशन चेक का मतलब कि जहां आप बिजनेस करते हो, जिस स्टेट जिस राज्य में आप रहते हो उसके बाहर के चेक है, यानी जिस पार्टी ने आपको चेक दिया होगा वो बाहर का होगा। लिखा हुआ है आपने उसे जमा कराया चेक को, लेकिन वो चेक अभी तक भी कलेक्ट नहीं हो पाया, यानी क्लियर नहीं हुआ। तो देखो ये वो चेक है जो आप डिपॉजिट करा रहे हो, इनसे आपके अकाउंट में पैसे कटते नहीं है, डिडक्ट नहीं होते, बल्कि पैसा आने की उम्मीद होती है, लेकिन वो चेक अभी तक कलेक्ट नहीं हुए, यानी ये वो चेक है जो आपको अपने कस्टमर से मिलते हैं। और शुरुआत में लिखा है आउटस्टेशन चेक, दैट मींस जो आपका कस्टमर है वो आपके स्टेट से बिलोंग नहीं कर रहा। बाकी तो ठीक है, मतलब आउटस्टेशन चेक है, कैसे भी चेक है, हमें तो लेना देना ये है कि चेक को जमा कराया गया। एंड अगेन दिस इज अ पासबुक, दिस इज अ कैश बुक, और जैसे ही हमने चेक को जमा कराया है तो अकाउंटेंट ने तुरंत कैश बुक में एंट्री कर दी होगी, कैश बुक को राइज कर दिया होगा। अब पासबुक वहीं की वहीं है क्योंकि चेक अभी तक कलेक्ट नहीं हुए हैं, यानी क्लियर नहीं हुए हैं। तो अब हमें तो बराबर करना है। अगेन क्या बराबर करने के लिए कैश बुक को नीचे लेके आऊं? नहीं, पूरे क्वेश्चन में हमें पासबुक में ही चेंजेस करने हैं। तो हमें पासबुक को बढ़ाना पड़ेगा सो दैट ये दोनों की दोनों चीजें आपस में बराबर हो सके। तो अकॉर्डिंगली यहां इस क्वेश्चन के अंदर मुझे पासबुक को राइज करना पड़ रहा है, तो ठीक है जी, ओके। ये इसको भी ऐड ही करना है, तो 30,000 पॉइंट नंबर 4। तो यहां लिख देंगे हम कि जो आउटस्टेशन वाले चेक हैं, आउटस्टेशन वाले चेक हैं वो डिपॉजिट तो कराए गए हैं, डिपॉजिटेड। बाकी ये लैंग्वेज आप अपने हिसाब से वेरिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। बट नॉट कलेक्टेड, अभी तक ये जो चेक हैं वो कलेक्ट नहीं हो पाए हैं। 30,000 रुपए के ये चेक हैं, तो ये आप ऐड करके चलोगे। ऐसे करके बातें हो गई हमारी। और ऐसे ही हम पॉइंट नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं, 6 को डिस्कस करने वाले हैं। एक एक बात अच्छे से समझ में ना आई तो कहना, एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करके चलेंगे मेरे बाबू। तो ठीक है, और टोटल 8 पॉइंट है, चलो फटाफट से 8 पॉइंट में डाल ही देता हूं। यानी 6 के बाद में 7 आएगा, और 7 के बाद में मेरा प्यारा गुल्लू है 8 पॉइंट आएगा। चलो जी, तो 10,000 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम के पे कर दिए हैं बैंक ने आप ही की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के चलते, बट हैज नॉट एंटर्ड इनटू द कैश बुक, आपने कैश बुक में एंट्री नहीं की। यानी आपने कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, कॉन्टिन्यूअस इंस्ट्रक्शन दी हुई है अपने बैंक को कि भाई मेरे खाते से इंश्योरेंस के नाम का पैसा काटते रहना और इंश्योरेंस कंपनी को जमा कराते रहना, बट ये जो पैसा है ये हम कैश बुक में एंटर करना भूल गए हैं। अब कैश बुक में हम तो एंटर करना भूल गए हैं, लेकिन बैंक वालों ने तो अपना पैसा काट लिया है, यानी कि उन्होंने तो हमारे अकाउंट में से पैसे को डिडक्ट कर दिया होगा। तो क्या करेंगे हम? तो अगेन दिस इज द पासबुक, दिस इज द कैश बुक। बैंक वालों ने अपना काम बखूबी किया है, यानी कि जो पासबुक है ये आपकी डिडक्ट हो चुकी होगी, उन्होंने इंश्योरेंस के नाम का पैसा काट लिया है। कैश बुक में एंट्री हुई नहीं है, रिकॉर्ड नहीं हुई, जिसकी वजह से कैश बुक स्टिल वहीं की वहीं है। अब चीजों को बराबर करने के लिए क्या कैश बुक को नीचे लेके जाऊंगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि क्वेश्चन तो पासबुक का है, तो पासबुक को ही वापस से मुझे राइज करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि ये चीजें आपस में बराबर हो सके। तो ऐड करना है यहां पर भी आपको 10,000 रुपए। तो लिख देता हूं मैं कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट एंटर्ड इन अ कैश बुक, नॉट एंटर्ड इन अ कैश बुक। तो ऐसे करके बातें हो गई हमारी। और कितनी अमाउंट है ये हमारी? तो 10,000 रुपए। ऐसे करके हो गई बात। इसके अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अब ये कौन सा चैम्बर आ गया? मुद्दा यह है इसकी कोई फीस वगैरह है जो कि बैंक ने पे कर दी है फॉर द ट्रेडर, बट नॉट रिकॉर्ड इन अ कैश बुक। अब देखो क्या है चैम्बर ऑफ कॉमर्स? तो आमतौर पर जब कभी भी हम धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो किसी ना किसी ग्रुप, किसी संगठन, किसी एसोसिएशन के साथ हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं। तो ऐसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी सम काइंड ऑफ एसोसिएशन ही है। फिलहाल हम इसकी थ्योरी में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें अकाउंट्स पढ़ना है, कोई बीएसटी या जनरल नॉलेज नहीं पढ़ रहे हैं हम। तो ठीक है जी, ओके। कोई इस तरह का संगठन है जिसकी की फीस जा रही है, सब्सक्रिप्शन फीस जा रही है। कितनी फीस जा रही है? 3,000 रुपए की जा रही है, जो सीधा हमारे बैंक में से डिडक्ट हो चुकी होगी। और बैंक में से तो डिडक्ट हो गई है, लेकिन क्वेश्चन ने बताया हुआ है कि वो अभी तक हमारी कैश बुक में एंटर नहीं हुई है। तो अगेन फिर से वही सिनेरियो कि दिस इज अ पासबुक, दिस इज अ कैश बुक, सीधा बैंक से पैसे डिडक्ट हो चुके हैं, तो पासबुक में से पैसे कट गए होंगे, डिडक्ट हो गए होंगे, पासबुक आपकी नीचे आ चुकी है। कैश बुक स्टिल वहीं की वहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि डिड नॉट एंटर्ड इन अ कैश बुक, वो कैश बुक में एंटर ही नहीं हुई। तो डन। अगेन चीजों को बराबर करने के लिए ये जो पासबुक अभी अभी नीचे आई थी, इस पासबुक को वापस से आपको राइज करना पड़ेगा बराबर करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन तो पासबुक का है, चेंजेस तो आप पासबुक में ही करोगे। तो फाइनली करना क्या है? ऐड करके चलना है। तो ठीक है जी, ओके। 3,000 रुपए की ये जो चेंबर की फीस है, तो चेंबर ऑफ कॉमर्स फी नॉट एंटर्ड इन अ कैश बुक। तो ये हो जाएगी अपनी कितनी? 3,000 रुपए, और ये भी हमें
ऐड ही करके चलनी है। तो ऐसे करके बातें हो गई। इसके अलावा कलेक्शन चार्जेस, अब ये फिर से आ गई कोई चार्जेस हैं। अब चाहे जो मर्जी हो भाई, इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा हो, चेंबर ऑफ कॉमर्स की फीस हो, कलेक्शन चार्जेस हो, हैं तो चार्जेस ही ना। हमें तो मेन मुद्दा यह है कि है तो खर्चा ही, और खर्चा हमेशा आपके बैंक के बैलेंस को गिराता है, बैंक के बैलेंस को बढ़ाता नहीं है। ये तो मोस्ट कॉमन सेंस की बात है कि कलेक्शन के कोई चार्जेस हैं जो कि चार्ज कर लिए हैं बैंक ने, यानी आपके अकाउंट में से पैसे काट लिए, लेकिन वो कैश बुक में अभी तक एंटर नहीं हो पाए। तो अगेन सेम प्रोसीजर रहने वाला है कि दिस इज अ पासबुक, दिस इज अ कैश बुक, और पासबुक में से कलेक्शन चार्जेस कट गए हैं, डिडक्ट हो गए हैं, लेकिन कैश बुक वहीं की वहीं है। अब वापस से बराबर करने के लिए पासबुक को राइज कर देंगे हम, बराबर हो गया हमारा। तो सेम प्रोसीजर पे ही चल रही है बातें हमारी, ठीक है जी। तो बस 1000 रुपए जो कलेक्शन चार्जेस हैं इनको भी सेम वही इसी तरीके से लिख सकते हैं हम कि जो कलेक्शन चार्जेस हैं और नॉट ये लो वक्त बचाऊं, नॉट एंटर्ड इन अ कैश बुक, ठीक है। हालांकि पेपर में कहीं भी ऐसे काम नहीं करेंगे हम, लेकिन अभी तो इस तरह के जुगाड़ किए जा सकते हैं। खैर, तो 1000 रुपए यहां पर भी हमने लिख दिया, ठीक है जी। फाइनली सबसे आखिरी एंट्री जहां लिखा हुआ है कि बिल डिस्काउंटेड डिसोनर हो गया है, बिल डिस्काउंटेड डिसोनर हो गया है, और इसको अभी तक भी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है। तो जरा आराम से, सबसे पहले तो ये बिल डिस्काउंटेड क्या होता है। तो बिल 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 मतलब ये कोई ऐसा बिल नहीं है कि हाँ भाई आपने कहीं परचून की दुकान पर या कहीं से कोई सामान खरीदा है और उसके बदले में कोई बिल की बातें चल रही हैं, नहीं जी। ये बेसिकली क्या है, ये बिल कुछ और नहीं बल्कि बिल रिसीवेबल की बातें कर रहे हैं। और बिल रिसीवेबल क्या होता है, बिल रिसीवेबल इज सम काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके तहत आपको किसी पार्टी से पैसे मिलने होते हैं। और डिस्काउंटिंग के केस में हम क्या करते हैं, हम उस कॉन्ट्रैक्ट को गिरवी रखाकर बैंक से पैसा ले चुके होते हैं ऑलरेडी। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसके तहत आपको पैसा मिलना हो और आप उस कॉन्ट्रैक्ट को बैंक में गिरवी रखा देते हो और उसके बदले में पैसा पहले ही बैंक से ले लेते हो, और इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट अगर आगे चलकर डिसोनर हो जाता है, अगर इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट आगे चलकर डिसोनर हो जाता है, तो बैंक वाले दंड स्वरूप पेनल्टी डालकर आपके खाते से पैसे काट लेते हैं। दोबारा से रिपीट कर देता हूं सेम बात को, ये बिल कोई छोटा मोटा कोई ऐसा बिल नहीं है कि आपने दुकान पे या किसी सप्लायर से सामान खरीदा और आपको बदले में कोई कागज का टुकड़ा कोई बिल मिला है, तो ऐसा नहीं है। ये बिल क्या है, बिल रिसीवेबल है। बिल रिसीवेबल मींस सम काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट जिसके तहत आपको पैसे मिलने थे। अब जरा आराम से, बिल रिसीवेबल इज सम काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट जिसके तहत आपको पैसे मिलने थे। तो कई बार हम इस कॉन्ट्रैक्ट को बैंक में गिरवी रखाकर बैंक से पैसे ले लेते हैं, बैंक में गिरवी रखाकर बैंक से पैसे ले लेते हैं। इस प्रोसेस को बिल डिस्काउंटेड बोलते हैं, इस प्रोसेस को डिस्काउंटिंग ऑफ बिल बोलते हैं, पैसा लेने को। लेकिन यही बिल, यही कॉन्ट्रैक्ट अगर आगे चलकर डिसोनर हो जाए, यानी किसी पार्टी ने दिया होगा ना ये कॉन्ट्रैक्ट, तो वो उस पार्टी ने डिफॉल्ट कर दिया, पेमेंट नहीं की, बट जो बैंक होता है वो तो पेनल्टी के तौर पर दंड स्वरूप हमारे ही अकाउंट में से पैसे काट लेता है, क्योंकि हम ही गए थे उनसे पैसा मांगने के लिए। तो इन शॉर्ट, इन सारी लंबी चौड़ी राम कहानी का मेन क्रक्स ये है कि जब कहीं भी इस तरह का बिल डिसोनर होता है, तो डिसोनर के कॉन्सिक्वेंस में बैंक विल डिडक्ट मनी फ्रॉम आवर अकाउंट। तो बिल डिस्काउंटेड डिसोनर का जो मेन क्रक्स है वो है कि बैंक विल डिडक्ट मनी फ्रॉम आवर अकाउंट, हमारे खाते से, अकाउंट से पैसे काट लिए जाते हैं, डिडक्ट कर लिए जाते हैं। तो डन जी डन। और इस तरह का जो बिल डिस्काउंटेड डिसोनर की एंट्री है, ये अभी तक भी हमने कैश बुक में एंटर नहीं की है। तो कहानी क्या है, कहानी बड़ी छोटी सी है, कहानी लिटरली बहुत छोटी सी है, शुरू भी होगी और खत्म भी होगी। क्या है कहानी, तो बेसिकली बिल जो है वो डिसोनर हो चुका है, तो दिस इज अ पासबुक, दिस इज अ कैश बुक, और पासबुक से पैसे डिडक्ट हो गए हैं, बैंक वालों ने पेनल्टी डाल दी है, तो पासबुक से पैसे डिडक्ट हो गए हैं। और कैश बुक तो वहीं की वहीं है, क्योंकि लिखा है कि डिड नॉट कैश बुक रिकॉर्डेड इन कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है। तो डन, हमें तो चीजों को बराबर करना है। क्या बराबर करने के लिए कैश बुक को नीचे लेके जाऊंगा? नहीं, क्वेश्चन तो पासबुक का है, तो पासबुक को ही मैं राइज करके चलूंगा, क्योंकि क्वेश्चन तो पासबुक का है। तो पासबुक को क्या करना है, पासबुक को राइज करना है। जब जब पासबुक के क्वेश्चन में पासबुक से पैसे कटेंगे, तो आपको वापस से पासबुक को बढ़ा देना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो 5000 हैं, ये भी आपको फाइनली क्या करने हैं, ऐड ही करने हैं, ऐड ही करने हैं। तो बिल डिस्काउंटेड जो है, अगर वो डिसोनर हो गया है, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, और वो अभी तक अगर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो इस तरह की परिस्थिति में जो 5000 रुपए हैं बैंक से कटे होंगे, तो वापस से आप बैंक में ऐड कर दोगे, पासबुक में ऐड कर दोगे। तो डन, इसी के साथ में सभी ट्रांजैक्शन हो गई। और सभी ट्रांजैक्शन होने के बाद हम क्या किया करते थे, वो याद होना चाहिए आपको कि हम बैलेंसिंग किया करते थे, बैलेंसिंग किया करते थे, ठीक है जी, ओके। और बैलेंसिंग कैसे होती थी हमारी, भाई क्वेश्चन की शुरुआत हुई है बैलेंस एज पर पासबुक, तो एंड कहां पर होगा, बैलेंस एज पर
बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। जरा आराम से, शुरुआत हुई है पासबुक से, खत्म होगा कैश बुक। और करने का प्रोसेस तो हमारा वही रहेगा क्या, कि भाई सबसे पहले इस साइड का टोटल करो, फिर उसके बाद में ये सारी की सारी फिगर्स का टोटल करो, और पेपर में गोले गोले नहीं मारने, ध्यान रखना, ठीक है जी। और बस फिर बड़ी में से छोटी साइड माइनस कर दो। जैसे कि अगर मैं ये वाली साइड की बात करूं तो इन सारी की सारी फिगर का टोटल बनेगा मेरा कितना, 1,08,000 रुपए। और अगर मैं इन सारी की सारी फिगर्स के टोटल की बात करूं तो ये कितना बनेगा, 40,000, 42, 45, 46 और 5, 51। तो ऑब्वियस सी बात है, साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है कि भाई वो तो 1,08,000 है और ये तो 51,000 है, तो दोनों को माइनस करेंगे हम और बस अकॉर्डिंगली लिख देंगे। और सबसे पहले बड़ी साइड कौन सी है, 1,08,000 वाली, तो यहां पर भी लिखेंगे हम 1,08,000 रुपए, और यहां पर भी लिखेंगे हम 1,08,000 रुपए, और 1,08,000 में से ये माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा क्या, 57,000। और ये 57,000 आपको उस तरफ लिखना है जो आपकी छोटी साइड है। तो बैलेंसिंग को हमेशा से अकाउंट में हम उसी साइड लिखते हैं जिस साइड छोटी होती है। तो डन, इस तरीके से बीआरएस का वन मोर, एक और क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। आप लोग एक काम करिएगा, ये जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा ट्राई करें, ठीक है जी। ये आपके सामने नजर आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। अपने कंसेप्ट चेक करिए कि वेदर क्या हम बातें समझ में गए हैं या नहीं गए हैं, ठीक है जी, और कितनी हद तक समझ गए हैं। तो इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से आप ट्राई करें, ईमानदारी से ट्राई करें। अगर आपको किसी भी पॉइंट के अंदर दिक्कत आती है तो प्लीज पूछें, कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दीजिए। पॉइंट नंबर की क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये पॉइंट बता दीजिए, मैं अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन कर दूंगा और 100% निश्चित तौर पर बात समझ में जरूर आएगी। और अगर आपका क्वेश्चन आपके हिसाब से हो गया है तो अपना जो भी फाइनल आंसर आपके हिसाब से है तो वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, तो दैट मैं वेरीफाई भी कर दूं कि वेदर आप सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो अगर आंसर सही आ रहा है तो कमेंट करिए, गलत आ रहा है तो पॉइंट मुझे बता दीजिए कि हाँ भाई आपको ये पॉइंट में कंफ्यूजन है, ऐसे करके बातें हैं। तो इसी के साथ में मेरी तरफ से तो बीआरएस की कंसेप्चुअली और प्रैक्टिस का दोनों ही पार्ट खत्म होते हैं और इसी के साथ बीआरएस का पूरी तरह से समापन होता है। कोई दूसरा चैप्टर आपको कवर करना है जैसे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो कि मिड टर्म 1 का सिलेबस था, उसमें भी अगर अभी तक समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं और अब आप फाइनल टर्म की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी जरूर देख सकते हो। तो चलिए खैर, फिलहाल के लिए मेरी बात खत्म होती है। तो ओके डन, टाटा बाय बाय, टेक केयर।